हेलो एवरीवन, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप थंबनेल पे देख ही चुके हो, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए फुल मैराथन वीडियो लेके आया हूँ एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हम मेनली सभी सेक्शन को हम एक ही वीडियो में जो है वो कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दे और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, अगर आप एच पी यू बी एड एंट्रांस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहां पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहां पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। और मेरा आपके लिए एक ही मैसेज है कि अगर ये वीडियो आपने एक बार पूरी देख लेनी है फुल मैराथन वाली, उसके बाद आपने जो वन शॉट वीडियोज़ हैं सभी सेक्शन की, जो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, जो वन शॉट वीडियोज़ हैं सभी सेक्शन की, उनको भी आप एक बार ज़रूर देख लें। और इस फुल मैराथन को भी एक बार ज़रूर देख लें। बाकी आपने जितना भी पढ़ा है बस उसको आपने रिवाइज़ करना है, एक्स्ट्रा पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आपने फ्री माइंड होकर जो है अपना एग्ज़ाम देना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। आपका एग्ज़ाम जो है वो सभी एस्पिरेंट्स का जो है वो बहुत ही अच्छा एग्ज़ाम हो जाएगा। कल के लिए आपको सभी एस्पिरेंट्स को ऑल द बेस्ट। और बाकी आपने बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके जो है वो आपने एग्ज़ाम देना है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हर एक क्वेश्चन को, टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस होंगे 2 या 3 बार रीड करना है और ऑप्शंस को आपने एलिमिनेट करना है। बाकी आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। मुझे आपकी मेहनत पर जो है पूरा विश्वास है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस वीडियो के करंट अफेयर से, हम शुरुआत करेंगे, उसको रिवाइज़ करेंगे जो हमने उस करंट अफेयर की वीडियोज़ में हमने जो क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। ठीक है, सबसे पहले हम करंट अफेयर्स, उसके बाद बाकी सेक्शन को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में। तो आपको पता है कि एक या दो क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, शायद एक ही क्वेश्चन पूछा जाए या फिर दो क्वेश्चन पूछे जाए। तो करंट अफेयर का क्या होता है कि आपको पता ही है कि करंट अफेयर के जो क्वेश्चन है उसका एग्जैक्ट पता नहीं होता है कि एग्जामिनर जो है वो कहाँ से आपसे पूछ ले। तो इसके लिए मैं आपके लिए लंबी वीडियो नहीं लेके एक शॉर्ट वीडियो लेके ही आया हूँ, जिसमें मेनली जो मुझे लगता है कि वहाँ से क्वेश्चन, इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वही मैं टॉपिक्स आपके लिए लेके आया हूँ। बाकी एक या दो मार्क्स के लिए जो है, आपको पता है इसमें भी मेरिट बनती है। एक या दो मार्क्स काफ़ी ज़्यादा मार्क्स होते हैं, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज का जो सेशन है वे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपने वीडियो के अंत तक बने रहना है। तो सबसे पहले बात करते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चंस की। तो सबसे पहले बात करते हैं मनरेगा के बारे में। ठीक है, तो मनरेगा के बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, मनरेगा की जो फुल फॉर्म होती है वे आपकी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होती है। ठीक है, मनरेगा की फुल फॉर्म पहले इसे जो था, पहले इसे नरेगा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? नरेगा के नाम से जाना जाता था। नरेगा की फुल फॉर्म नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट होती थी। जो नरेगा एक्ट था ये पास किया गया था पार्लियामेंट द्वारा 2005 में। ठीक है, 2005 में इसे पास किया गया था। और ये लागू कब हुआ था? 2 फरवरी 2006 को। 2 फरवरी 2006 को जो था ये पूरे भारत में जो था वो लागू हुआ था। ठीक है, मनरेगा। तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। मनरेगा का जो नया नाम है, इसका जो नया नाम है, तो आपने न्यूज़ वगैरह में सुना ही होगा कि मनरेगा का जो नया नाम है वो आपका बीबीजी रामजी एक्ट है। ठीक है, ये आपने न्यूज़ में सुना ही होगा। अब बीबीजी रामजी एक्ट की जो फुल फॉर्म है वो आपकी क्या है? विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, अब मनरेगा का जो नया नाम है वो आपका बीबीजी रामजी एक्ट है। ठीक है, विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण। ठीक है, अब ये जो है वो आपका 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में जो है वो लागू हो जाएगा और मनरेगा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, मनरेगा को हम जो अपनी लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कि गारंटी का काम। ठीक है, तो ये 1 जुलाई 2026 से पूरे देश में लागू हो जाएगा, मनरेगा ख़त्म हो जाएगा। और रोज़गार की बात करते हैं तो बीबीजी रामजी एक्ट में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बीबीजी रामजी एक्ट में जो है वो एक वर्ष में 125 दिन का रोजगार देने का जो है वो प्रावधान है। जबकि मनरेगा में क्या होता था? मनरेगा में एक वर्ष में 100 दिनों का रोजगार का प्रावधान था। तो ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो बीबीजी रामजी एक्ट है उसमें कितने दिनों का रोजगार का प्रावधान है? तो 125 दिन एक वर्ष का। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो न्यू सीडीएस है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, वे कौन बने हैं हाल ही में? तो एस राजा सुब्रमण्य जी जो है वो
भारत के नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं। और पहले जो CDS थे भारत के, वे जनरल बिपिन रावत जी थे, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो भारत के जस्टिस सूर्यकांत जी हैं, जो कि 53rd यानी 53वें मुख्य न्यायाधीश हैं भारत के, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं जनगणना 2027 के बारे में। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो जनगणना 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वे बनाया गया है किसे? सुदर्शन पटनायक जी को, ठीक है। तो जनगणना सेंसस 2027 का जो ब्रांड एम्बेसडर है, वे सुदर्शन पटनायक जी हैं। और 2027 की जो जनगणना है, वे भारत की पहली डिजिटल जनगणना है, पहली डिजिटल जनगणना है। और ये किसके द्वारा करवाई जाती है? ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि गृह मंत्रालय द्वारा जो है वो जनगणना करवाई जाती है, ये आपने याद रखना है। जनगणना 2027 जो है वो भारत की 16वीं जनगणना है, और आज़ादी के बाद जो है ये 8वीं जनगणना होगी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। 2027 जनगणना का जो नारा है, वे आपका जन भागीदारी से जन कल्याण तक, ठीक है। क्या है इसका नारा जो है वो आपका, क्या है स्लोगन, क्या है 2027 जनगणना का? जन भागीदारी से जन कल्याण तक। उसके बाद इसका जो शुभांकर है, वे आपका प्रगति और विकास है, 2000 जनगणना 27 का, सेंसस 2027 का, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद इम्पोर्टेंट बात करते हैं हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस हैं, हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, वे कौन है? वे जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया जी हैं, ठीक है। कौन है? जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया जी जो हैं, वे हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं प्रेजेंट में। उसी तरह बात करते हैं जो प्रेजेंट विधानसभा है हिमाचल प्रदेश की, वे 14वीं विधानसभा है। और 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं, और उपाध्यक्ष जो है वो श्री विनय कुमार जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। और 14वीं विधानसभा है प्रेजेंट में, ठीक है। और हिमाचल प्रदेश में जो सरकार है, वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सरकार है। और इसके जो मुख्यमंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। और राज्यपाल जी जो हैं हिमाचल प्रदेश के, वे श्री कविंद्र गुप्ता जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। प्रेजेंट में हिमाचल प्रदेश के जो राज्यपाल है, गवर्नर है, वे कौन है? श्री कविंद्र गुप्ता जी हैं। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनल वुमेन डे जो है वो प्रत्येक वर्ष जो है वो 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी, वे क्या थी? राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। ये आपने थीम जो है वो आपने याद रखनी है। इंटरनेशनल वुमेन डे, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है। और इस वर्ष की जो थीम थी, विषय था, वे क्या था? राइट्स जस्टिस एक्शन फॉर ऑल वुमेन एंड गर्ल्स। उसके बाद बात करते हैं जो 100वां रामसर स्थल जो था भारत का, जो 100वीं जो रामसर साइट थी हिमाचल प्रदेश की, सॉरी भारत की, वे कौन सी बनी है? वे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य, जयप्रकाश नारायण वर्ड्स सेंचुरी जो है, वे भारत की 100वीं रामसर साइट बनी है, 100वां रामसर स्थल बना है, जो कि सुरहाताल उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि हाल ही में भारत की जो 100वीं रामसर साइट है, वे कौन सी बनी है? तो वे श्री जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य है, जो कि सुरहाताल यूपी में स्थित है। उसके बाद बात करते हैं, अब न्यूज़ वगैरह में आपने सुना ही होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, ठीक है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज आपको पता ही है कि अमेरिका और ईरान के बीच में प्रेजेंट में युद्ध चला हुआ है, ठीक है। तो ये टर्म जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, ठीक है। किसको किसको जोड़ता है? ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आपका फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जो है ये जोड़ता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो आपका ईरान और ओमान के बीच स्थित है, ठीक है। ये ईरान कंट्री और ओमान कंट्री के बीच जो है वो ये स्थित है, ये आपने याद रखना है। यहाँ से जो है वो विश्व का स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आपको पता है जो नेचुरल ऑयल है, प्राकृतिक तेल है, वहाँ से भी पूरे विश्व में जाता है, कुल 25% जाता है विश्व को, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो कहाँ पर किसको जोड़ता है? वे फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी यानी पर्शियन गल्फ को और गल्फ ऑफ ओमान को जो है वो ये जोड़ता है। और ईरान और ओमान के बीच जो है ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसी तरह हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के नगर निगमों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में नगर निगमों की जो संख्या है वे 4 है, ठीक है।
अब ये 4 नगर निगम कौन-कौन से हैं, तो आपको पता है 4 नगर निगम जो हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो कौन-कौन से हैं। नगर निगम धर्मशाला, नगर निगम शिमला, नगर निगम सोलन और नगर निगम पालमपुर। ये 4 जो हैं वो आपके नगर निगम हैं हिमाचल प्रदेश के। ये आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं कि हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट में जो है वो कितने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, कितने नगर निगम हैं, तो वो 4 हैं। कौन कौन से? नगर निगम सोलन, नगर निगम शिमला, नगर निगम धर्मशाला और नगर निगम पालमपुर। ये 4 नगर निगम हैं। ठीक है, अभी आपने ये याद रखना है। अभी हाल ही में आपको पता है हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव जो है वो संपन्न हुए हैं, तो क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि भारत का कौन सा राज्य पहला राज्य है जिसने पंचायती राज सिस्टम को जो था वो लागू किया था, तो राजस्थान। याद रखना है, राजस्थान भारत का पहला राज्य था जिसने जिसने जो था वो पंचायती राज प्रणाली को जो था अपनाया था नागौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मुझे लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बाकी आपने इस पर ज़्यादा जोर नहीं देना है कि आपने घंटों की वीडियोस देखनी है। ठीक है, अब इसमें जो है 1 या 2 मार्क्स की क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो जो मुझे लगता था कि यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, मैं वही टॉपिक्स लेके आया था। बाकी अगर आप अपने तरफ से एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हो करंट अफेयर्स का, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बाकी अगर आप कंप्लीट स्टडी मटेरियल अगर आप परचेज़ करते हो, मात्र आपने ₹99 जो हो पेड करने हैं। इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल सभी सेक्शन का HPUB एंट्रेंस 2026 के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट जो है वो आपने 9816270168 नंबर पर आपने पेमेंट कर देनी है ₹99 की। उसके बाद पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने इसी नंबर पर सेंड कर देना है। उसके बाद आपको प्रोटेक्टेड PDF जो है वो प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और PDF प्रोवाइड करने के बाद बॉयज़ और गर्ल्स को अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में जो है वो ऐड कर दिया जाएगा, और उन व्हाट्सएप ग्रुप में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अप टू डेट टाइम टू टाइम इंपॉर्टेंट कंटेंट और मटेरियल HPUB एंट्रेंस 2026 के रिलेटेड वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो मात्र आपने ₹99 पेड करने हैं। पेमेंट और पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने दिए हुए नंबर पर सेंड कर देना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप HPUB एंट्रेंस 2026 की तैयारी कर रहे हो तो इसके लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप वहाँ पर जाकर वीडियोस देख सकते हो। वहाँ पर आपको सभी सेक्शंस की वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। तो थैंक यू फ्रेंड्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम हिमाचल प्रदेश सरकार के बारे में, मंत्रिमंडल के बारे में। ठीक है, इसके जो मुख्यमंत्री है वे सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है वो कौन है? वे मुकेश अग्निहोत्री जी हैं। और इनके पास कौन कौन से विभाग हैं? जल शक्ति, परिवहन, भाषा, कला और संस्कृति, सहकारिता विभाग जो है वो मुकेश अग्निहोत्री जी के पास है। मुख्यमंत्री के पास वित्त, सामान्य, गृह योजना, कार्मिक और अन्य सभी विभाग जो किसी अन्य मंत्री को आवंटित नहीं है, वे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के पास ही हैं। उसके बाद डॉक्टर धनीराम शांडिल जी के बारे में बात करते हैं। ये हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, सैनिक कल्याण जो मंत्रालय है वो इन्हीं के पास है। बात करते हैं चंद्र कुमार जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के कृषि मंत्री हैं। कृषि पशुपालन विभाग जो है वो इन्हीं के पास है। उसके बाद हर्षवर्धन चौहान की बात करते हैं। ये उद्योग मंत्री हैं हिमाचल प्रदेश के। इनके पास उद्योग, संसदीय कार्य और श्रम और रोजगार विभाग जो है वो इनके पास है। बात करते हैं श्री जगत सिंह नेगी जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के राजस्व मंत्री हैं। राजस्व, बागवानी, आदिवासी विकास और लोक शिकायत निवारण जो विभाग है वो इन्हीं के पास है। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री की बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं। शिक्षा मंत्री जो है श्री रोहित ठाकुर हैं। प्राथमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा और मुद्रण तथा लेखन सामग्री जो विभाग है वो इन्हीं के पास है। बात करते हैं अनिरुद्ध सिंह जी के बारे में। हिमाचल प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री हैं। ग्रामीण विकास पंचायती राज विभाग जो है वो इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करते हैं विक्रमादित्य सिंह के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं। लोक निर्माण और शहरी विकास विभाग जो है वो इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करते हैं राजेश धर्माणी जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के टाउन एंड कंट्री प्लानिंग मंत्री हैं। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, आवास प्रबंध, तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक और औद्योगिक प्रशिक्षण जो विभाग है वो इन्हीं के पास है। उसके बाद बात करते हैं यादविंद्र गोमा जी के बारे में। ये हिमाचल प्रदेश के आयुष मंत्री हैं। आयुष, युवा सेवाएं और खेल, कानून एवं विधि परामर्शी जो विभाग है वो इन्हीं के पास है, यादविंद्र गोमा जी के पास।
उसके बाद बात करते हैं इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत ये मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 1860 वर्ष की आयु की महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए बनाई गई योजना, जिसका नाम जो है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है, इसका अनावरण किया है। और इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को 1500 रुपये मासिक वजीफा जो है वो मिलेगा। उसके बाद 2024 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का जो मेजबान शहर है वे पेरिस है, फ्रांस देश है। और इसका जो आदर्श वाक्य है वो मेड फॉर शेयरिंग है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी हैं। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष जो है वो श्री विनय कुमार जी हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड जो था वो कब हुआ था? वे 16 जुलाई 1939 को होता है। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिमाचल प्रदेश का धामी गोलीकांड किसने करवाया था? वे दलीप सिंह राणा ने करवाया था। तो धामी गोलीकांड जो था वो 16 जुलाई 1939 को हुआ था। इसमें कुल 2 लोग जो थे वो शहीद हुए थे। उसके बाद बात करते हैं हिंडूर, जिसकी नालागढ़ रियासत की जो स्थापना थी वे किसने की थी? वे 1000 ईस्वी में अजय चंद ने की थी, ये आपने याद रखना है। सुकेत रियासत की जो स्थापना थी वो वीर सेन ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। मंडी रियासत की स्थापना जो थी वो बाणसेन ने की थी। कटोच राजपूत वंश की स्थापना हिमाचल प्रदेश में किसने की थी? वे सुशर्मा चंद ने की थी। बिलासपुर रियासत के संस्थापक कौन थे? वीरचंद चंदेल थे। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और किस तोमर राजपूत ने 1000 ईस्वी में नूरपुर रियासत की जो स्थापना की थी वो जेठपाल ने की थी। 1170 में जसवां रियासत की स्थापना किसने की थी? वो पूर्वचंद चंदेल ने की थी, ये भी आपने याद रखना है। किस शक्तिशाली राजा ने सर्वप्रथम 680 ईस्वी में चंबा रियासत की स्थापना की थी? वो मारूबरमन ने की थी। गुलेर रियासत के संस्थापक कौन थे? हरिचंद थे। ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में जो है वो पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं प्राचीन काल में किरग्राम किस स्थान को कहा जाता था? तो बैजनाथ को प्राचीन काल में किरग्राम के नाम से जाना जाता था। शोणितपुर का जो नया नाम है वे क्या है? वे सराहन है, ये भी आपने याद रखना है। हिंडूर राज्य किसका प्राचीन नाम है? तो हिंडूर जो था वो प्राचीन नाम था वो नारायणगढ़ का, ये भी आपने याद रखना है। कुल्लू रियासत का प्राचीन नाम क्या था? कुल्लू था। धमेरी जो था वो प्राचीन नाम था किसका? नूरपुर का, ये भी आपने याद रखना है। ब्रह्मौर का प्राचीन नाम क्या था? ब्रह्मौर का जो प्राचीन नाम था वे ब्रह्मपुर था। और ऊना का प्राचीन नाम जसवा था। किन्नौर का प्राचीन नाम चीनी था, ये भी आपने याद रखना है। और सुंदरनगर का जो प्राचीन नाम था वे वानेद था। और आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं जैसे बिलासपुर का प्राचीन नाम क्या था? बिलासपुर का प्राचीन नाम जो था वो ब्यासपुर था। कहलूर के नाम से भी इसे जाना जाता था। उसके बाद बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है ये, हिमाचल प्रदेश के गठन के बारे में बात करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में बनता है। हिमाचल प्रदेश का जो गठन था वो 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों को मिलाकर किया गया। 1948 से लेकर 1951 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो मुख्य आयुक्त क्षेत्र था। 1951 से लेकर 1956 तक हिमाचल प्रदेश ग श्रेणी का राज्य बनाया गया। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश जो है वो बनाया गया है। अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया और ये देश का 18वां राज्य बना था, ये आपने याद रखना है। 1956 से लेकर 1971 तक हिमाचल प्रदेश जो था वो केंद्र शासित प्रदेश जो था इसे बनाया गया था और अंततः 25 जनवरी 1971 को इसे पूर्ण राज्य का जो दर्जा था वो प्रदान किया गया था और देश का ये 18वां राज्य बना था। बात करते हैं नदियों के बारे में। हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 5 नदियां बहती हैं। कौन कौन सी? चिनाब, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना बहती हैं, जिसमें सतलुज जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी तथा यमुना हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों में सबसे छोटी नदी मानी जाती है। जल संग्रहण अर्थात जल घनत्व के आधार पर हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी नदी है वे चिनाब है। चिनाब जो है चंद्रा और भागा जो नदियां हैं जब वो आपस में तांडी नामक स्थान पर मिलती हैं तो उसके बाद वो चिनाब कहलाती हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं जिलों के बारे में। तो हिमाचल प्रदेश में 12 जिले हैं, प्रत्येक जिले का जो है वो अपना महत्व है। जनसंख्या के आधार पर कांगड़ा जो है वो सबसे बड़ा जिला है। तो क्षेत्रफल के आधार पर लाहौल स्पीति जो है वो सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सिरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। तो किन्नौर पूर्वी है। चंबा व लाहौल स्पीति उत्तर में स्थित है और कुल्लू व मंडी जो है मध्य में स्थित है। हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना व कांगड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश के पश्चिम भाग में जो है वो स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं ऊना जिले की पहाड़ियों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये शिवालिक की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। 16 सिंगी धार किस जिले में है? तो 16 सिंगी धार जो है वे आपकी हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। हाथीधार जो है वो किन जिलों की सीमा बनाती है? तो हाथीधार जो है वो चंबा कांगड़ा जिलों की सीमा बनाती है। रियो परग्युल
चोटी किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? तो ये जास्कर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। शिमला नगरी के दक्षिण में कौन सी पर्वत चोटी जो है वो स्थित है? वे चूड़धार है। कांगड़ा घाटी किस पर्वत श्रृंखला की तलहटी में स्थित है? तो ये धौलाधार तलहटी में स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश को मैदानों से पृथक करने वाली पर्वत श्रृंखला जो है वो कौन सी है? वे आपकी शिवालिक है। धौलाधार पर्वत श्रृंखला किस तीर्थ स्थान के पास बृहद हिमालय पर्वत श्रृंखला से पृथक होती है? तो वो बद्रीनाथ से होती है, ये भी आपने याद रखना है। चोलांग चोटी जो है वो किस पर्वत चोटी में स्थित है? चोलांग चोटी जो है वो आपकी धौलाधार पर्वत चोटी में स्थित है। बात करते हैं पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला मुख्यतः किस जिले में स्थित है? तो पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला जो है वो आपकी चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। शिमला और सिरमौर के बीच कौन सी पर्वत चोटी स्थित है? तो वो चूड़धार है, ये भी आपने याद रखना है। चूड़धार की समुद्र तल से ऊंचाई जो है वो कितनी है? 3647 मीटर है। हिमालय पर्वत की निची पहाड़ियों को क्या कहते हैं? उसे शिवालिक कहते हैं। सिंगरीला पर्वत चोटी किस जिले में स्थित है? तो ये आपकी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सिकंदर धार में कौन सा मुस्लिम शासक जो है वो संबंधित है? तो वो सिकंदर लोदी है, ये भी आपने याद रखना है। श्रीखंड पर्वत चोटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? श्रीखंड पर्वत चोटी जो है वो आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। इंद्रासन पर्वत चोटी हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में है। हिमाचल प्रदेश की कौन सी पहाड़ियाँ चोस का निर्माण करती हैं? तो वो शिवालिक पहाड़ियाँ जो है वो चोस का निर्माण करती हैं। बात करते हैं धौलाधार पर्वत श्रेणी कहाँ पर आरंभ होती है? तो ये बद्रीनाथ उत्तराखंड में आरंभ होती है। धौलाधार का उत्तरी सिरा जो है वो किससे जुड़ा है? तो धौलाधार का जो उत्तरी सिरा है वे बड़ा बंगाल की पर्वत ग्रंथि से जुड़ा हुआ है। धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत जो ऊंचाई है वे कितनी है? वे 4550 मीटर है। रियो फार्ग्यूल चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? वो 6791 मीटर है। देव टिब्बा 6001 मीटर और किन्नर कैलाश जो है वो 6500 मीटर जो है वो ऊंचा है। हिमाचल प्रदेश की जो सबसे ऊंची चोटी है वे आपकी शिला पर्वत चोटी है, जो कि डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में है। 7026 मीटर उसकी ऊंचाई है। बात करते हैं मुरांगला चोटी जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? ये लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। हाटू शिखर किस पर्यटक स्थल के पास है? तो ये नारकंडा के पास है, ये भी आपने याद रखना है। हाटू फोर्ट जो है वो आपकी डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। बात करते हैं कांगड़ा भ्रमौर सीमा पर कौन सा दर्रा है? तो इंद्रहार दर्रा है। चिनाब नदी किस दर्रे के पास से निकलती है? बारालाचा दर्रे से निकलती है। साच दर्रा जो है वे चीनी और चौबिया दर्रा किस जिले में स्थित है? तो ये आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। किस दर्रे को चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर बारालाचा दर्रा जो है इसे चौराहे को मिलाने वाला दर्रा कहा जाता है। जलोरी दर्रा जो है वो सिराज कुल्लू में है। कुक्ती दर्रा चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। कुंजुम दर्रा जो है वो स्पीति घाटी के लिए रास्ता बनाता है। और रोहतांग दर्रा किस पर्वत श्रृंखला के बीच आता है? तो ये पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला के बीच आता है। उसके बाद कांगला क्या है? तो कांगला जो है वो एक दर्रा है, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के 4 दर्रे कांगड़ा, बारालाचा, प्रांगला और पिन पार्वती, सबसे ऊंचा जो है वो कौन सा है? वो प्रांगला है। उसके बाद बात करते हैं मनाली और लेह को जोड़ने वाली सड़क हिमाचल प्रदेश के किस दर्रे से होकर गुजरती है? तो वो रोहतांग दर्रे से होकर गुजरती है। तामसर दर्रा किस जिले में पड़ता है? कांगड़ा में। और रोहतांग का अर्थ क्या होता है? रोहतांग का जो अर्थ है विलासों का ढेर है। कुंजुम दर्रे की जो ऊंचाई है वे कितनी है? कुंजुम दर्रे की जो ऊंचाई है वह 4520 मीटर है। दुलची दर्रा किस जिले में है? ये कुल्लू में है। बारालाचा दर्रा किस डिस्ट्रिक्ट में है? लाहौल स्पीति में है। लाहौल और स्पीति को जोड़ने वाला सबसे ऊंचा पहाड़ी दर्रा जो है वो कौन सा है? वह कुंजुमला दर्रा है। बड़ा बंगाल व कांगड़ा जिले के अन्य भागों के बीच कौन सा पास जो है वो स्थित है? तामसर है, ये आपने याद रखना है। रोहतांग का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका भृगुतुंग जो था वो इसका प्राचीन नाम था। कौन सा दर्रा पांगी को चंबा से जोड़ता है? तो साच दर्रा जुड़ता है, ये आपने याद रखना है। कांगड़ा दर्रा जो है वो 5248 मीटर। बारालाचा दर्रा 4512 मीटर। प्रांगला दर्रा 5548 मीटर। पिन पार्वती दर्रा जो है वो 4802 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। अगले प्रश्न चलते हैं, कौन से दर्रे लाहौल स्पीति को अन्य भागों से जोड़ते हैं? तो रोहतांग, कुंजुम और बारालाचा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बारालाचा का अर्थ क्या होता है? तो शिखर पर चौराहा, यानी कि लाहौल स्पीति का ये दर्रा है। बारालाचा का जो अर्थ होता है वो शिखर पर चौराहा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद बात करते हैं कांगड़ा और बड़ा बंगाल के बीच कौन सा दर्रा है? तो तामसर दर्रा है। मंडी और कुल्लू के बीच कौन सा दर्रा है? दुलची दर्रा है। लाहौल और भ्रमौर के मध्य जो है वो आपका चौबिया दर्रा है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं महत्वपूर्ण अधिनियम एक्ट के बारे में। 25 मार्च 1974 को हिमाचल प्रदेश वन निगम की स्थापना की गई। हिमाचल प्रदेश वन अधिनियम जो था वो 1982 में आया था। हिमाचल प्रदेश वन संरक्षण रख रखाव अधिनियम 1984 में आया था। हिमाचल प्रदेश भूमि संरक्षण अधिनियम जो था वो 1978 में आया था, ये भी आपने याद रखना है। चीड़ के वृक्ष से बिरोजा प्राप्त होता है, जो तारपीन का तेल
प्लास्टिक की चीज़ें बनाने के काम आता है। बिलासपुर व नाहन में बिरोजा फैक्ट्री हैं, ये आपने याद रखना है। हिमाचल प्रदेश का राज्य वृक्ष जो है वो आपका देवदार है। राज्य पक्षी जोजुराना है। राज्य पशु जो है बर्फीला तेंदुआ है। राज्य पुष्प जो है वे गुलाबी बुरांश है, ये भी आपने याद रखना है। 1980 में सामाजिक वानिकी योजना जो थी वो परियोजना जो थी वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी। 1980 में जर्मनी की सहायता से धौलाधार कृषि वानिकी परियोजना जो थी वो हिमाचल प्रदेश में शुरू की गई थी, जो 1989 में पूर्ण हुई थी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। तो हिमाचल प्रदेश मुख्यतः 5 नदियों का प्रदेश है। ये नदियाँ हैं सतलुज, चिनाब, रावी, व्यास। अब इनके प्राचीन नाम के बारे में बात करते हैं। तो प्राचीन नाम जो है सतलुज का जो वैदिक नाम है शतुद्री है, संस्कृत नाम शतद्रु है। व्यास का वैदिक नाम जो है वो अर्जकिया है, संस्कृत नाम जो है वो विपाशा है। रावी का वैदिक नाम पुरुषणी है, संस्कृत नाम इरावती है। चिनाब का वैदिक नाम जो है वो अस्कनी है, और यमुना का जो वैदिक नाम है वे कालिंदी है। ये भी आपने याद रखना है। इनकी जल ग्रहण क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सतलुज का जल ग्रहण क्षेत्र 20,000 वर्ग किलोमीटर है। रावी का 5,451 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब का 7500 वर्ग किलोमीटर है। व्यास का 12,000 वर्ग किलोमीटर है, और यमुना का जो है वो 2320 वर्ग किलोमीटर है। इनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में बात करते हैं। जैसे सतलुज की जो सहायक नदियाँ हैं, बसपा स्पीति नदी हो गया, रावी की भांदल, तंतगिरी, चितरानी, सियूल, साल, बुडल, बलजेड़ी, चिरचंड जो है वो इसकी सहायक नदियाँ हैं। चिनाब की सहायक नदियाँ चंद्रा और भागा हैं। ब्यास की बनेर, बाणगंगा, लूनी, पार्वती, सैंज, तीर्थन, हारला, उहुल हो गया। यमुना की गिरी, टोंस, पब्बर, आंध्रा जो है वो आपकी यमुना की सहायक नदियाँ हैं। बात करते हैं इनके उद्गम स्थल के बारे में। तो सतलुज का जो उद्गम स्थल है वे आपका मानसरोवर रक्षताल झील तिब्बत से होता है। बाणासुर मानसरोवर से सतलुज को हिमाचल प्रदेश में लाया था। चिनाब का जो उद्गम स्थल है वह चंद्रा व भागा नदियों के संगम स्थान तांडी से बारालाचा दर्रे के समीप से इसका उद्गम होता है। बात करते हैं व्यास नदी के बारे में। व्यास नदी का जो उद्गम स्थल है वह रोहतांग दर्रे भृगुतुंग से होता है। रावी नदी की बात करते हैं, बड़ा बंगाल कांगड़ा से इसका उद्गम होता है। यमुना का जो उद्गम स्थल है वह कालिंद पर्वत यमुनोत्री से है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में किस जिले में स्थानीय लोगों द्वारा महिलाओं का प्रवेश जो है वो वर्जित है। तो नीलकंठ झील में। दीपक ताल झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, ये लाहौल स्पीति में है। सीसू झील जो है वो आपकी लाहौल स्पीति में है। चंद्रताल झील भी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है, 4,270 मीटर इसकी ऊंचाई है। उसके बाद बात करते हैं 42 किलोमीटर लंबी पोंगू झील जो ब्यास के ऊपर जिला कांगड़ा में बनाई गई, और उसे किस नाम से जाना जाता है, तो इसे महाराणा प्रताप सागर के नाम से जाना जाता है। सूरजताल और चंद्रताल झील जो है वो लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। पराशर झील मंडी में है। कृत्रिम झील गोविंद सागर की जो लंबाई है वे 60 मील है, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में है। रेणुका झील का संबंध किससे है, परशुराम जी से है। 7 झीलों का समूह जो है वो लामा झील को कहा जाता है। 7 सरोवरों का समूह जो है वो चंद्रनाहन झील को कहा जाता है। रोहड़ू तहसील की चंद्रनाहन झील निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम होता है, वहाँ से पब्बर नदी का होता है। गढ़ासरू झील जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट चंबा में है। डल झील धर्मशाला कांगड़ा में है। पौंग झील के बनने से देहरा गोपीपुर जो था वो डूब गया था। परशुराम ताल जो है वो कहाँ पर है, रेणुका सिरमौर में है। चंद्रनाहन झील जो है वो हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट शिमला में है। 7 सरोवरों का समूह इसे कहा जाता है। गोविंद सागर झील किसके नाम पर है, ये गुरु गोविंद सिंह के नाम पर है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद चंद्रताल झील जो है वो किस दर्रे के निकट स्थित है, तो ये बारालाचा दर्रे के निकट स्थित है। हिमाचल प्रदेश की किस झील में पद्म संभव और तारा की आत्माएं टिब्बों के रूप में तैरती हैं, तो वो रिवाल्सर झील मंडी में। धनखड़ झील जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में है। सुखासर झील मंडी जिले के किस शहर के निकट स्थित है, रिवाल्सर के। तानुजुब्बल झील जो है वो किस कस्बे के निकट स्थित है, तो ये नारकंडा के नज़दीक स्थित है, ये भी आपने याद रखना है। तो उसके बाद रियासतों के बारे में बात करते हैं। सिब्बा राज्य के संस्थापक जो थे वो शिवराम चंद थे। बघाट रियासत के संस्थापक बसंत पाल थे। गुलेर रियासत राज्य के हरिचंद थे। महलोग रियासत के बीरचंद थे। त्रिगत राज्य के सुशर्मा चंद्र थे। कुठेर रियासत के सूरज चंद थे। कुटलहड़ रियासत के जसपाल थे। कुनिहार रियासत के अभोज देव थे, ये आपने याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कहलूर रियासत के बीरचंद चंदेल थे। बागल रियासत के अजय देव थे। नारागढ़ राज्य के अजय चंद थे। सिरमौर राज्य के रियासत के संस्थापक राजा रसालू थे। चंबा रियासत के मारूबरमन थे। रंतेश रियासत के राम सिंह थे। जसवां राज्य के पूर्व चंद थे। क्योंतल के गिरिसेन। धामी रियासत के गोविंद पाल। प्राचीन कुल्लू के बिहंगम मणिपाल। दत्तारपुर राज्य से दत्तार चंद थे। उसके बाद सारी राज्य के जो थे वो मूलचंद थे। नूरपुर राज्य के जेठपाल थे। जुब्बल राज्य के करमचंद थे। मंडी रियासत के बाहुसेन थे। और
ठियोग रियासत के जयचंद थे, सुकेत राज्य के वीरसेन थे, देलथ रियासत के पृथ्वी सिंह थे, बुशहर रियासत के जो थे वो प्रद्युम्न थे। उसके बाद बात करते हैं भज्जी रियासत के चारू राजा और कुमारसेन रियासत के कीरत चंद और दरगोटी रियासत के जो थे वो दुर्गा सिंह थे। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मेले और त्योहारों के बारे में। कुल्लू दशहरा जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। कुल्लू के ढालपुर मैदान में 1651 में शुरू हुआ था। ये एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है। उसके बाद बात करते हैं डुंगरी मेले के बारे में। डुंगरी मेला जो है मनाली कुल्लू में मनाया जाता है। ये मेला देवी हिडिंबा को समर्पित है। भीम की पत्नी है देवी हिडिंबा। नलवाड़ी मेला जो है बिलासपुर में मनाया जाता है। ये मेला 1889 में डब्ल्यू गोल्ड सिंह ने शुरू करवाया था। उसमें राजा अमरचंद जो थे वो कहलूर के शासक थे। और ये मेला लुहणु मैदान पर लगने वाला एक राज्य स्तरीय मेला है जो मार्च के महीने में लगता है। इसे पशु मेला भी कहा जाता है। बात करते हैं नैना देवी मेले के बारे में। बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है अगस्त महीने में। सारही यात्रा जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट में लगती है? ये कुल्लू में लगती है। मई के महीने में मनाया जाता है। गुग्गा मेला जो है वो ये मेले बिलासपुर के घेड़बी और हमीरपुर में मनाया जाता है। अगस्त और सितंबर महीने में लगता है। मारकंडा मेला बिलासपुर के जुखाला में लगता है। अप्रैल के महीने में लगता है। डल मेला जो है वो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में लगता है अगस्त महीने में। ज्वालामुखी मेला जो है ज्वालामुखी कांगड़ा में लगता है, अक्टूबर महीने में लगता है। नागनी मेला जो है वो नूरपुर कांगड़ा में लगता है, जिला स्तरीय मेला है। कालेश्वर मेला जो है वो कांगड़ा में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। लोसर उत्सव जो है वो डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में लगता है, नववर्ष के आगमन पर लगता है। फुलेच उत्सव जो है जिसे उखियांग के नाम से भी जानते हैं, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में लगता है सितंबर महीने में। ब्रह्मोर यात्रा जो है वो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है, मनाई जाती है, अगस्त महीने में लगती है। फूल यात्रा पांगी चंबा के पांगी में अक्टूबर महीने में लगती है। उसके बाद बात करते हैं सुई मेले के बारे में। सुई मेला डिस्ट्रिक्ट चंबा में से संबंधित है। केवल महिलाएं और बच्चों के लिए लगने वाला ये मेला अप्रैल महीने में लगता है। ये मेला चंबा की रानी नैना देवी के बलिदान के याद में मनाया जाता है। मिंजर मेला जो है अंतर्राष्ट्रीय मेला है, चंबा डिस्ट्रिक्ट में लगता है। साहिल बर्मन ने आरंभ करवाया था। इस मेले में वरुणदेव की पूजा की जाती है और ये सावन के दूसरे रविवार से शुरू होता है। बात करते हैं मणिमेश यात्रा के बारे में। डिस्ट्रिक्ट चंबा में मनाया जाता है। ये जन्माष्टमी से राधाष्टमी के बीच लगता है। पिपलू मेला ऊना में लगता है मई जून के महीने में। चिंतपूर्ण मेला ऊना में लगता है, यहाँ पर सती के चरण गिरे थे। बड़वाग सिंह मेला ऊना के मैड़ी में लगता है जून के महीने में। शुलनी मेला सोलन में लगता है, जून के महीने में लगता है, ये भी आपने याद रखना है। सारही यात्रा जो है वो आपकी सोलन करकी में लगती है, भैंसों की लड़ाई के लिए प्रसिद्ध है। जुलाई महीने में ये मेला लगता है। त्रिलोकपुर मेला की बात करते हैं। ये त्रिलोकपुर सिरमौर के त्रिलोकपुर में लगता है। ये मेला माता बाला सुंदरी को समर्पित है जो नवरात्रों में लगता है। रेणुका मेला अंतर्राष्ट्रीय मेला है, रेणुका सिरमौर में लगता है। ये मेला नवंबर महीने में लगता है। इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा प्राप्त है। गसोता मेला जो है वो हमीरपुर में लगता है मई के महीने में। उसके बाद बात करते हैं शिवरात्रि त्यौहार के बारे में। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है, डिस्ट्रिक्ट मंडी में मनाया जाता है, मंडी के पड्डल मैदान पर लगता है। इसे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेले का दर्जा प्राप्त है। इसे अजबर सेन ने शुरू करवाया था। बात करते हैं होली मेले के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये मेला है, सुजानपुर टेहरा हमीरपुर में लगता है, संसार चंद द्वारा शुरू किया गया था। माहू नाग मेला मंडी में लगता है। छेसू मेला रिवालसर मंडी में लगता है, 13 अप्रैल को ये लगता है। हिंदू बौद्ध सिखों के लिए ये धार्मिक महत्व रखता है। लदारचा मेले की बात करते हैं, काजा लाहौल स्पीति में लगता है, राज्य स्तरीय मेला है। शीतला देवी मंदिर जो है वो सुंदरनगर मंडी में मनाया जाता है। त्रिलोकीनाथ मेला जिसे पौरी मेला के नाम से जाना जाता है, लाहौल स्पीति के उदयपुर में लगता है। भैंसों का मेला मशोबरा शिमला में लगता है नवंबर सितंबर के महीने में। शिपी मेला मशोबरा शिमला में लगता है मई के महीने में। पत्थर का खेल जो है वो हलोग शिमला में मनाया जाता है, अक्टूबर नवंबर महीने में लगता है। चांद मेला शिमला में लगता है। फाग मेला जो है वो शिमला के रामपुर में लगता है, ये आपने याद रखना है, जिला स्तरीय मेला है। लवी मेला जो है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है, हिमाचल प्रदेश का ये सबसे पुराना मेला है और ये जो है वो आपका रामपुर शिमला में लगता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मेला है जिसे हरी सिंह ने शुरू करवाया था। बात करते हैं देवसिद्ध मेले के बारे में। हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट में लगता है, जून महीने में लगता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है प्रीवियस B.Ed एंट्रेंस में कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कुछ महीने बिताए थे, तो वे डलहौजी में बिताए थे। ये आपने याद रखना है, डिस्ट्रिक्ट चंबा में ये पड़ता है। ये तो हमने HPG के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक जो है वो डिस्कस कर लिए। अब हम बात करते हैं इंडियन GK के बारे में। अब जो है हम इंडियन GK के क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में मेनली यहाँ से क्वेश्चन जो पूछे गए थे। बात करते हैं सौरमंडल के बारे में, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सौरमंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है आपका बृहस्पति ग्रह है, ये आपने याद रखना है। बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे छोटा जो है बुध है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। सूर्य से सबसे निकट ग्रह जो है बुध है। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो वरुण है।
पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला ग्रह जो है वो आपका शुक्र है। सबसे अधिक चमकीला तारा जो है वो डॉग स्टार साइरिस है। सबसे अधिक उपग्रहों वाला जो ग्रह है वो आपका बृहस्पति है। सबसे अधिक ठंडा ग्रह जो है वो आपका वरुण है। सबसे अधिक भारी ग्रह जो है हैवी प्लैनेट जो है वो आपका बृहस्पति है। उसके बाद बात करते हैं रात्रि में लाल दिखाई देने वाला जो ग्रह है वो आपका मंगल है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह जो गैनीमेड है। सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह जो आपका डिमोस है। ब्लू प्लैनेट नीला ग्रह जो पृथ्वी को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जल की अधिकता है, जल की मात्रा जो है वो अधिकता है, जिस कारण इसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है। भोर का तारा, सांझ का तारा जो है, इवनिंग स्टार एज वेल एज मॉर्निंग स्टार जो है वो किसे कहा जाता है, वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। पृथ्वी की बहन जो है वो शुक्र को कहा जाता है। सौंदर्य के देव शुक्र को कहा जाता है। ग्रीन प्लैनेट हरा ग्रह जो है वो आपका अरुण को कहा जाता है। यूरेनस को विशाल लाल धब्बे वाला जो ग्रह है भी आपका बृहस्पति है। और सबसे जो गर्म ग्रह है ये आपने याद रखना है, सौरमंडल का सबसे गर्म जो ग्रह है भी आपका शुक्र है, वीनस है, ये भी आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया था। उसके बाद बात करते हैं ऋतुओं के आधार पर फसलों के वर्गीकरण के बारे में। फसलों से भी क्वेश्चन जो है वो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो रबी की जो फसल होती है ये अक्टूबर नवंबर महीने में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, चना, मटर, सरसों हो गया। खरीफ की फसलें जून जुलाई में बोई जाती हैं, नवंबर दिसंबर में काट ली जाती हैं, जैसे धान गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का। जायद फसलें जो होती हैं ये मई जून में बोई जाती हैं, जुलाई अगस्त में काट ली जाती हैं, जैसे राई, मक्का, ज्वार हो गया। नकदी फसलें वे फसलें हैं जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा उगाई जाती हैं, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट हो गया। उसके बाद बात करते हैं संविधान के निर्माण के बारे में। भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का जो गठन था वो 1944 में किया गया था। संविधान सभा की जो पहली बैठक थी वो 9 दिसंबर 1944 को हुई थी। मुस्लिम लीग ने संविधान की पहली बैठक का बहिष्कार किया था और इस प्रथम बैठक में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सर्वसम्मति से जो था वो संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभा का जो था वो स्थायी अध्यक्ष जो था वो चुना गया था। 13 दिसंबर 1947 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को सभा ने अपनी स्वीकृति जो थी वो प्रदान की थी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति की स्थापना जो थी वो 29 अगस्त 1947 को की गई। इस अध्यक्ष सहित इसके सदस्यों की कुल संख्या जो थी वो 7 थी। संविधान बनाने में कुल जो समय लगा था वे 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन लगे थे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद इसे पारित घोषित किया गया। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया तथा 26 जनवरी 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस जो था वो मनाया गया था, पूर्ण रूप से ये लागू हो गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है। नवनिर्मित संविधान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में अनुसूचियों को बढ़ाकर 12 कर दिया गया है। संविधान की प्रस्तावना को जो है वो संविधान की कुंजी जो है वो कहा जाता है। संविधान के स्रोत के बारे में बात करते हैं। संविधान के जो स्रोत है, ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता, द्विसदनीय व्यवस्था जो है लिया गया है। तो यूएसए के संविधान से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, न्याय पुनर्विलोकन, राज्य न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन और शक्तियाँ और राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघात्मक व्यवस्था, अविशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति होगी। आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांत, राष्ट्रपति का निर्वाचन, उच्च सदन के सदस्यों को मनोनीत करने संबंधी प्रावधान हो गया। जर्मनी के संविधान से आपात उपबंध, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रस्तावना की परिभाषा, समवर्ती सूची, केंद्र राज्य संबंध जो है वो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। फ्रांस के संविधान से गणतंत्र रिपब्लिक जो है वो लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान जो है वो लिया गया है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है वो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से जो है वो लिया गया है। उसके बाद बात करते हैं भारत की संसद जो है वो राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। राज्यसभा को उच्च सदन और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है। अब आपने इसमें कुछ पॉइंट है वो आपने याद रखने हैं। राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल होता है वे 6 वर्ष का होता है।
और राज्यसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या है वे 250 है, ये भी आपने याद रखना है। राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वे कौन होता है? वे भारत का उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। उसके बाद बात करते हैं लोकसभा के बारे में। लोकसभा के जो है इसे निम्न सदन जो है वो कहा जाता है, लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है संसद का, ये आपने याद रखना है। लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वे 5 वर्ष का होता है। ये एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं। मैक्सिमम जो इसकी सदस्य की जो संख्या है वे 552 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में जो है वो उस सदस्य की जो संख्या है वो 545 है। उसके बाद जैसे प्रेजेंट में जो चुनाव हुए हैं वे कितनी भी लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं? वे 18वीं लोकसभा के लिए चुनाव हुए हैं, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं मौलिक अधिकार के बारे में, फंडामेंटल राइट्स के बारे में। इन्हें भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मौलिक अधिकार वे अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अनिवार्य हैं। यह अधिकार न्याय संगत तथा आवश्यकता पड़ने पर इन्हें न्यायालय द्वारा जो है वो लागू किया जा सकता है। अब 6 जो है वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं इनके बारे में बात करते हैं। बात करते हैं समानता का अधिकार के बारे में। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 17 जो है वो अस्पृश्यता का अंत किससे संबंधित है? समान स्वतंत्रता का अधिकार जो है। अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 21 जो है वो जीवन के अधिकार के बारे में बताता है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये अनुच्छेद 23 से 24 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु वाले किसी बच्चे को जोखिम भरे कामों पर लगाने के से रोक से है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की बात करते हैं। अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 तक इसका वर्णन है। संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 से लेकर अनुच्छेद 30 तक इसका वर्णन है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वे अनुच्छेद 32 से संबंधित है, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं मौलिक कर्तव्य के बारे में। भारतीय संविधान की मूल प्रति में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण समिति की सिफारिश पर जो था वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत जो था वो सम्मानित किया गया था। संविधान का अनुच्छेद 51 जो है मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान करता है, ये भी आपने याद रखना है। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 51 के तहत भारतीय नागरिकों के लिए 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का जो है वो निर्धारण किया गया है। उसके बाद बात करते हैं स्वाधीनता संग्राम से संबंधित पत्र पत्रिकाएं और पुस्तकों के बारे में। तो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो है वो लाला लाजपत राय ने लिखी है। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ जो है वो महात्मा गांधी जी ने लिखी है। भारत दूरदर्शा भारतेंदु हरीशचंद्र ने लिखी है। हिंद स्वराज जो पुस्तक थी वो महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। इंडिया डिवाइडेड जो पुस्तक है वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने लिखी है। हिंदुस्तान पत्र जो है मदन मोहन मालवीय ने लिखा है। इंडिपेंडेंट पत्र जो है मोतीलाल नेहरू ने। इंडिया फॉर इंडियंस जो है वो चित्तरंजन दास ने लिखा है। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना आज़ाद ने लिखी है। इंडियन अनरेस्ट जो है वैलेंटाइन शिरोल ने लिखी है। न्यू इंडिया जो पुस्तक है वो एनी बेसेंट ने लिखी है। कॉमनी वॉल पत्र जो था वो एनी बेसेंट ने लिखा था। नेशन पत्र गोपाल कृष्ण गोखले ने लिखा था। कॉमरेड पत्र जो था मोहम्मद अली ने लिखा था, ये भी आपने याद रखना है। केसरी पत्र जो था वो बाल गंगाधर तिलक जी ने लिखा था। कर्मयोगी पत्र युगांतर जो था वो अरविंद घोष ने लिखा था। हिंदू पैट्रियार्ट जो पुस्तक थी वे हरीश चंद्र मुखर्जी ने लिखी थी। गीता रहस्य जो है वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। नील दर्पण जो था वो दीनबंधु मित्र ने लिखा था, ये भी आपने याद रखना है। वंदे मातरम जो था वो अरविंद घोष जी ने। बॉम्बे क्रॉनिकल जो था वो फिरोज शाह मेहता ने। द वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस जो बी.डी. सावरकर ने लिखा था। अमृत बाजार पत्रिका जो थी वो शिशिर कुमार घोष ने लिखी थी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन संबंधी प्रमुख वचन नारे के बारे में। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। जय हिंद का जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था। पूर्ण स्वराज जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इकबाल ने। हिंदुस्तान जो था वो भारत हिंदू हरीशचंद्र ने लिखा बताया, ये दिया था नारा। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने। जनगण मन अधिनायक जय है, ये रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। इंकलाब जिंदाबाद को जो नारा था वो भगत सिंह ने दिया था। आराम हराम है वो जवाहरलाल नेहरू ने। दिल्ली चलो को जो नारा था वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। भारत छोड़ो जो था वो महात्मा गांधी जी ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी जी ने। विजय विश्व तिरंगा प्यारा जो था वो श्यामलाल गुप्त पार्षद जी ने दिया था, ये भी आपने याद रखना है। अब बात करते हैं हम हिंदी लैंग्वेज और हिंदी ग्रामर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं। जैसे ह्रस्व और दीर्घ स्वर कौन से होते हैं? तो उच्चारण में लगने वाले स्मेर की दृष्टि से स्वरों के 2 भेद होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ होते हैं। ह्रस्व स्वर कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम
एक मात्रा का स्मेल लगता है, उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ई ऊ री ह्रस्व स्वर है, इनके उच्चारण में जो स्मेल लगता है उसे एक मात्रा का स्मेल कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं दीर्घ स्वर के बारे में। दीर्घ स्वर जो होते हैं वे कौन से होते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व की तुलना में अधिक स्मेल यानी कि 2 मात्रा का स्मेल लगे उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आ ई ऊ ए ओ औ। तो ठीक है, दीर्घ स्वर में जो होता है जिस वर्णों के उच्चारण में जो स्मेल है वो थोड़ा अधिक लगता है, 2 मात्रा का स्मेल लगता है, उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है। ह्रस्व स्वर में 1 मात्रा का स्मेल जो है वो लगता है। उसके बाद बात करते हैं तत्सम शब्दों के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके ही मैं आपके लिए आया हूँ इस वीडियो में। तो तत्सम शब्द जो होते हैं, तत्सम शब्द का अर्थ होता है उसके समान। यहाँ उसके से तात्पर्य संस्कृत के समान से है। हिंदी के बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उनका उपयोग जो है वो संस्कृत में होता है, इसलिए उन्हें तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे भूमि, पुष्प, विद्वान, पृथ्वी, अहंकार, ममता, सुंदर, साहस, शनि शनि, रवि, स्वपन। तो तत्सम शब्द कौन से होते हैं? यहाँ पर हिंदी के बहुत सारे शब्द जो है वो संस्कृत से उसी रूप में ग्रहण कर लिए गए हैं जिस रूप में उसका उपयोग जो था वो संस्कृत में होता है। बात करते हैं तत्व शब्द के बारे में। तत्व का जो अर्थ होता है वो होता है उससे उत्पन्न। संस्कृत के वे शब्द जो पाली, प्राकृत, अपभ्रंश पुरानी हिंदी से विकसित होते हुए हिंदी में अपने परिवर्तित रूप में प्रचलित है उन्हें तत्व शब्द कहा जाता है। जैसे शब्द से सात, कर्म से काम, वर्ष से वर्ष, मात्र से माता, दुग्ध से दूध, कुंभकार से कुम्हार, क्षीर से खीर, पत्थर से पत्ता, मयूर से मोर, ये आपने याद रखना है। उसके बाद तत्व शब्दों के बाद बात करते हैं देश शब्द के बारे में। तो जिन शब्दों के स्रोत जो है वो अज्ञात है, जो पता नहीं है, उन्हें देश शब्द कहा जाता है। देश शब्दों का मूल सामान्यतः जन भाषाओं में होता है। जैसे देश शब्द हैं पगड़ी, लोटा, ठेठ, झोला, खाट, झाड़ू, झंझट, थप्पड़, ठोकर, भोंपू, अटकल, भोंदू। तो ये आपके देश शब्द हैं। देश शब्द कौन से होते हैं? जिनका जो स्रोत है, स्रोत जो है वो अज्ञात हैं, जिनके स्रोत के बारे में हमें पता नहीं है। उसके बाद बात करते हैं आगत शब्द के बारे में। आगत शब्द को विदेशी शब्द भी कहा जाता है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है आया हुआ। आगत शब्द वे शब्द होते हैं जो दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के अपने बन गए हैं। हिंदी में अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि भाषाओं के कई शब्द जो हैं वो समा गए हैं, ये आपने याद रखना है। तो आगत शब्द को विदेशी शब्द के नाम से भी जाना जाता है। आगत शब्द का जो अर्थ होता है वे होता है आया हुआ। आगत शब्द दूसरी भाषाओं से आए हैं और आज हिंदी के जो है वो अपने शब्द बने गए हैं। हिंदी में जैसे अरबी भाषा के, फारसी भाषा के, अंग्रेजी आदि भाषाओं के शब्द समा गए हैं। अरबी शब्दों की बात करते हैं जैसे अखबार, अदालत, अल्लाह, आईना, इंतज़ार जो है, ये जो आपके शब्द हैं वे आपके अरबी शब्द हैं। हिंदी शब्द जो जो अंग्रेजी शब्द जो है वो कौन से हैं? जैसे स्कूल हो गया, ठीक है, स्टेशन हो गया, ये जो है वो आपके अंग्रेजी शब्द हैं। उसके बाद बात करते हैं एक इम्पोर्टेंट बात है, वो इम्पोर्टेंट है ये संकर शब्द कौन से होते हैं? तो 2 विभिन्न स्रोतों से आए शब्दों से के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द हैं जो हिंदी, अरबी, हिंदी, फारसी आदि के शब्दों के शब्दांशों से के मेल से बने हैं। जैसे रेलगाड़ी, रेल जो है वो आपका अंग्रेजी शब्द है, गाड़ी जो है वो हिंदी है, तो रेलगाड़ी जो है वो आपका संकर शब्द है। पानदान जो है, पान जो है वो हिंदी शब्द है, दान जो है वो फारसी शब्द है, तो पानदान हो गया आपका संकर शब्द हो गया। छायादार, छाया संस्कृत शब्द है, दार जो है फारसी है, तो छायादार जो है वो आपका संकर शब्द है। सीलबंद जो है, सील अंग्रेजी है और बंद जो है वो फारसी शब्द है, तो ये आपके संकर शब्द है। तो संकर शब्द कौन से होते हैं? तो भिन्न स्रोतों से आए शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को संकर शब्द जो है वो कहा जाता है, ये आपने याद रखना है। हिंदी में भी कई ऐसे शब्द हैं जो हिंदी, अरबी, हिंदी, फारसी आदि के शब्दों या शब्दांशों से मिलकर बने हैं। उसके बाद बात करते हैं उपसर्ग के बारे में। उपसर्ग जो होते हैं वे लघुत्तम शब्दांश होते हैं जो शब्द के प्रारंभ में लगकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे अधर्म हो गया, तो जो है वो प्लस धर्म हो गया। बेईमान, बे प्लस ईमान हो गया। कपूत, क प्लस पूत हो गया। सुपुत्र, सु प्लस पुत्र, सुपुत्र हो गया। तो हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग हैं, इनको हम डिस्कस नहीं करेंगे, इतना आपसे एग्जाम में नहीं पूछ सकते हैं, नहीं पूछेंगे। तत्सम उपसर्ग, तत्व उपसर्ग और आगत उपसर्ग हो गए। उसके बाद बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। तो प्रत्यय भाषा के वे लघुत्तम सार्थक खंड होते हैं जो शब्द के अंत में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्रत्यय जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं।
उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक है समास के बारे में। तो समास के जो होते हैं वो के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? तत्पुरुष समास हो गया, कर्मधारय समास हो गया, द्विगु समास हो गया, बहुव्रीहि समास हो गया, द्वंद्व समास हो गया और अव्ययीभाव समास हो गया। अब इनके बारे में थोड़ा हम क्विक डिस्कस कर लेते हैं। बात करते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। तो तत्पुरुष समास जो होते हैं, इस समास में उत्तर पद जो होता है, उत्तर पद जो होता है वो प्रधान होता है, पूर्व पद जो होता है वो गौण होता है। तत्पुरुष समास की रचना में समस्त पदों के बीच में आने वाले प्रसर्गों जैसे का, से, पर आदि का जो है वो लोप हो जाता है। ये आपने याद रखना है। जैसे युद्ध क्षेत्र हो गया, युद्ध प्लस क्षेत्र हो गया, युद्ध का क्षेत्र हो गया, तो ये आपका कौन सा समास है? ये आपका तत्पुरुष समास है। राजकुमार हो गया, राज प्लस कुमार, राजा का कुमार हो गया। रसोई घर, रसोई प्लस घर हो गया, रसोई के लिए घर हो गया। ध्यान मगन, ध्यान प्लस मगन हो गया, ध्यान में मगन हो गया। ये आपका तत्पुरुष समास है। उसके बाद बात करते हैं कर्मधारय समास के बारे में। तो कर्मधारय समास में पूर्व पद जो होता है वो विशेषण तथा उत्तर पद जो होता है वो विशेष्य होता है, अथवा पूर्व पद और उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे समस्त पद है नीलकमल, विशेषण नील है, कमल विशेष्य है, विग्रह क्या होगा? नीले रंग का कमल हो गया। काली मिर्च समस्त पद है, काली विशेषण है, प्लस मिर्च जो है वो आपका विशेष्य है, काले रंग की मिर्च हो गया। ठीक है। पनचक्की जो है, पानी प्लस चक्की, इसमें पनचक्की जो है वो समस्त पद है, पानी विशेषण है, चक्की जो है वो विशेष्य है, पानी से चलने वाली चक्की जो है वो इसका विग्रह हो जाएगा। महात्मा, महान हो गया आपका विशेषण, आत्मा हो गया विशेष्य, महान आत्मा जो है वो आपका इसका विग्रह हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं द्विगु समास के बारे में। द्विगु समास के बारे में बात करते हैं। द्विगु समास जो होता है वो कौन से होते हैं? तो जिन समासों का पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो वहाँ द्विगु समास होता है। अर्थ की दृष्टि से ये समास जो है वो प्राय समूहवाची होता है। जैसे तिरंगा हो गया, 3 रंगों का समाहार हो गया। चौमासा हो गया, 4 मासों का समाहार हो गया। चौराहा जो है वो 4 राहों का समाहार हो गया। ये भी आपने याद रखना है। बात करते हैं बहुव्रीहि समास के बारे में। बहुव्रीहि समास होते हैं, बहुव्रीहि समास में दोनों पद जो होते हैं वो गौण होते हैं तथा ये दोनों मिलकर किसी अन्य पद के विषय में कुछ संकेत करते हैं। अन्य पद ही प्रधान होता है, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं समस्त पद के बारे में। जैसे पीताम्बर समस्त पद है, पीत जो है वो आपका गौण पद है, अंबर भी गौण पद है, विग्रह क्या होगा? पीला है अंबर जिसका, और अन्य पद जो होगा वो अर्थात कृष्ण जो है। ठीक है। दशानन, 10 प्लस आनंद हो गया, 10 है आनंद जिसके, यानी कि रावण। ठीक है। नीलकंठ, नील प्लस कंठ हो गया, नीला है कंठ जिसका, किसका है? वो भगवान शिव का है। ये अपने याद रखना है। अन्य पद जो होता है वो ही प्रधान होता है इसमें। गजानन, गज प्लस आनंद हो गया, गज के समान आनंद जिसका, गणेश हो गया। ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो गणेश जो है वो इसका अन्य पद जो है वही प्रधान होता है। गिरिधर, गिरि प्लस धर हो गया, गिरि को धारण करने वाला यानी कि भगवान कृष्ण, तो अन्य पद जो है वो कृष्ण है। बात करते हैं द्वंद्व समास के बारे में। द्वंद्व समास जो होता है, इस समास में दोनों ही पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप हो जाता है। जैसे भाई बहन, तो विग्रह होगा भाई और बहन। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। सुख दुख, सुख और दुख। भला बुरा, भला या बुरा। रात दिन, रात और दिन। 2 4, 2 या 4। ठीक है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं अव्ययीभाव समास के बारे में। तो इस समास में पूर्व पद अव्यय होता है और समस्त पद भी अव्यय होता है। क्रिया विशेषण का काम करता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति हो गया। ठीक है। पुनरुक्त शब्दों में समास होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे साफ साफ, जल्दी जल्दी, दिनों दिन जो हो गया वो आपका अव्ययीभाव समास हो गया। ये आपने याद रखना है। विशेषण की बात करते हैं। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले रूप को विशेषण कहा जाता है। विशेषण रूप जैसे संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेष्य कहते हैं। जैसे ऊंचा कद, लाल आंख, बहुत लोग, कई लड़कियां, मोटा आदमी। इसमें ऊंचा, लाल, बहुत, कई, मोटा विशेषण है और आंखें, लोग, लड़कियां, आदमी जो है वो इन विशेषणों के विशेष्य है। विशेषण के जो है वो 4 भेद माने गए हैं। कौन कौन से? गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण हो गया। गुणवाचक विशेषण जो होता है, जो विशेषण विशेष्य संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार, काल, दशा, स्थिति आदि की विशेषता को बोध कराते हैं उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वे अच्छा लड़का है, ये गुणवाचक विशेषण है। ठीक है। लंबा आदमी इस घर का मालिक है, ये आकार बोधक हो गया। तुमने मेरी नीली कमीज देखी, ये रंग सूचक हो गया। गीली कमीज को धूप में रख दो, ये दशा शोधक हो गया। आधुनिक युग कंप्यूटर का युग है, तो ये काल बोधक हो गया। ये आपने याद रखना है। अगले बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण के बारे में। तो जो विशेषण विशेष्य की माप या तौल का बोध कराए उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे
पहाड़ों पर बहुत वर्षा होती है, मजदूर भारी बोझ से दबा जा रहा था, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम जैसे एग्जाम्पल हो वहाँ थोड़े लोग थे, ठीक है। संख्यावाचक विशेषण कौन सा होता है? जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए वे संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। जैसे उनको आने में अभी 15 दिन शेष हैं, खेल प्रतियोगिता में मोहन तीसरे स्थान पर आया है, उनके पास आधे पैसे रह गए हैं, इस स्कूल में कई लड़कियों ने प्रतियोगिता जीती, ये आपके संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है, ये भी आपने याद रखना है। तो जो विशेषण विशेष्य की संख्या या गणना का बोध कराए उन्हें संख्यावाचक विशेषण जो है वो कहा जाता है। उसके बाद संख्यावाचक विशेषण जो होते हैं वे दो प्रकार के होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में विशेष्य की जो संख्या का निश्चित बोध होता है, जैसे 15, तीसरा, आधा। अनिश्चितवाचक संख्यावाचक में विशेष्य की संख्या का निश्चित बोध नहीं होता है, अपितु संख्या का अनुमान करने वाले रूप प्रयुक्त होते हैं, जैसे कई, कुछ, सब, काफ़ी, सैकड़ों, 10, 20 हो गया, ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सार्वनामिक विशेषण के बारे में। तो जो सर्वनाम संज्ञा रूप के पहले आता है और विशेषण का कार्य करता है उसे सर्वनामिक विशेषण जो है वो कहा जाता है। जैसे वे छात्र कक्षा में प्रथम आया है, ये मकान बड़ा है, वहाँ कौन आदमी जा रहा है, तो ये आपका सर्वनामिक विशेषण है, ये आपने याद रखना है। अब बात करते हैं कमिश्नर कमेटियों के बारे में। 20 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। बोर्ड डिस्पैच जो था वो 1854 में आया था। हंटर कमीशन जो था वो 1882 में आया था। हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। सार्जेंट प्लान जो था वो 1944 में आया था। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है, 1948-1949 में आया था। मुदालियर आयोग जो है इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1952-53 में इसकी 1952 में ये अपॉइंट किया गया था। 1953 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। उसके बाद बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में, जिसे राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। दौलत सिंह कोठारी जो थे वो इसके अध्यक्ष थे। 1964 में ये अपॉइंट किया गया था। 1966 में इसने रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो पहली आई थी वो 1968 में आई थी। शिक्षा कार्यदल वर्किंग ग्रुप जो था 1985 में आया था। नवीन शिक्षा नीति, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन जो थी वो 1986 में आई थी। आचार्य राममूर्ति समिति जो थी वो 1990 में आई थी, ये आपने याद रखना है। यशपाल कमेटी जो थी वो 1992 में आई थी, 1992 में आई थी। संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो 1992 में आई थी, मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस लेते हैं। बोर्ड डिस्पैच जो था ये माध्यमिक स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा शुरू करके प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में सुधार करने पर बल दिया गया, जिससे नेक्स्ट जनरेशन के बच्चे व्यावसायिक जीवन के लिए तैयार हो जाएं। 1857 में भारतीय प्रदेश सीधे ब्रिटिश सरकार के अधीन हो गया और इसमें कलकत्ता, मद्रास और मुंबई विश्वविद्यालय की जो थी वो स्थापना की गई थी। हंटर कमीशन की बात करते हैं। इसकी स्थापना लॉर्ड रिपन के द्वारा 1882 में की गई। व्यावसायिक और व्यापारिक शिक्षा पर बल दिया गया था, ये आपने याद रखना है। आयोग ने सरकार को महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेशन पर जोर देने को कहा था, ये आपने याद रखना है। हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में आया था। इसकी स्थापना जो थी वो किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। बात करते हैं हार्टो कमेटी के बारे में। हार्टो कमेटी 1929 में आई थी। हार्टो कमेटी एक ऐसी कमेटी थी जिसका गठन जो था वो साइमन कमीशन ने 1929 में शिक्षा के क्षेत्र में सुझाव देने के लिए किया गया था। इसका अध्यक्ष तो वो हार्टोग था, ये आपने याद रखना है। अधिकांश विद्यार्थी जो पहली कक्षा में प्रवेश लेते थे, चौथी पाँचवीं कक्षा तक पहुंचते पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते थे। अतः कमेटी ने इस अपव्यय को रोकने के लिए सरकार को कुछ सुझाव दिए। माध्यमिक शिक्षा में औद्योगिक और वाणिज्यिक विषयों पर जोर दिया गया। तकनीकी, वाणिज्य और कृषि हाई स्कूल स्थापित किए गए, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं सार्जेंट प्लान के बारे में। सार्जेंट प्लान जो था वर्ष 1944 में इसकी स्थापना हुई थी। वर्ष 1935 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय सरकारों को स्वायत्ता दे दी गई और इस समय उच्च शिक्षा का बहुत हद तक विस्तार हुआ, मगर माध्यमिक शिक्षा अब भी धीमी थी। 1944 में भारत सरकार के शिक्षा सलाहकार सर जॉन सार्जेंट ने शिक्षा की एक महत्वपूर्ण विस्तृत योजना प्रस्तुत की, जो सार्जेंट योजना के नाम से जानी जाती थी। उसके बाद बात करते हैं विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के बारे में, जिसे राधाकृष्णन आयोग के नाम से जाना जाता है। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात भारत सरकार का ध्यान शिक्षा की तरफ गया। भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में नवंबर 1948 में एक कमीशन जो था वो बहाल किया गया था। इस आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट देनी थी और आवश्यक सुझाव भी देने थे। आयोग ने अपना प्रतिवेदन जो था अगस्त 1949 में प्रस्तुत किया और इसकी जो सिफारिशें थी वो मुख्यतः क्या थी? इसमें बोला गया शिक्षा के क्षेत्र में सांप्रदायिक और संकीर्ण विचारों पर रोक लगी जाए, ठीक है। इसमें शारीरिक प्रशिक्षण और अन्य सामूहिक क्रियाओं पर बल दिया गया था। विश्वविद्यालय
पूर्व प्री यूनिवर्सिटी जो 12 वर्ष का अध्ययन हो, शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियां हो जैसे प्राध्यापक, प्रवाचक और व्याख्याता और शिक्षक हो, ये आपने याद रखना है। और शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा जाए, ये भी इन्होंने कहा था। और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण और शोध तथा स्त्री शिक्षा का विकास हो। सरकार ने राधाकृष्ण आयोग के अनेक सुझावों को स्वीकार कर आवश्यक कदम उठाए और सरकार का सबसे पहला महत्वपूर्ण कार्य था 1953 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना करना। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रयास भी हुए और अभी भी किए जा रहे हैं। और इसने कहा था कि विश्वविद्यालयों में परीक्षा दिनों के अतिरिक्त कम से कम 180 दिन पढ़ाई होनी चाहिए, जो 11-11 सप्ताहों के 3 सत्रों में बंटी चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मुदालिर आयोग के बारे में, जिसे माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से जाना जाता है। 1900 माध्यमिक शिक्षा के ढांचे के सुधार के लिए डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालिर की अध्यक्षता में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग की स्थापना की गई थी। पाठ्यक्रम में विविधता लाने, एक मध्यवर्ती स्तर जोड़ने, त्रिस्तरीय स्नातक पाठ्यक्रम शुरू करने इत्यादि की सिफारिश की गई थी। और वस्तुनिष्ठ MCQ परीक्षण पद्धति को बनाया जाए, ये इन्होंने कहा था। संख्यात्मक अंक देने के बजाय सांकेतिक अंक दिए जाने चाहिए। और उच्च तथा उच्चतर माध्यमिक स्तर की शिक्षा के पाठ्यक्रम में एक कोर सब्जेक्ट रहे जो अनिवार्य रहे, जैसे गणित, सामान्य ज्ञान, कला, संगीत एटसेट्रा। ठीक है, बात करते हैं कोठारी आयोग के बारे में। कोठारी आयोग की जो अध्यक्षता थी वे किसने की थी? वे दौलत सिंह कोठारी ने की थी। इस आयोग में के मूल में तीसरी पंचवर्षीय थर्ड 5 ईयर प्लान योजना रही, जिसने बहुत स्पष्ट शब्दों में देश की शिक्षा पद्धति के पुनर्विचार की बात पर बल दिया था। ये आयोग पहला ऐसा आयोग था जिसने विस्तार से भारतीय शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया। इसके परिणाम स्वरूप ही 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो थी वो अस्तित्व में आ सकी थी। लगभग सभी एजुकेशन रिलेटेड एस्पेक्ट्स की तरफ ध्यान खींचा गया, जैसे नारी शिक्षा होगी, वुमेन एजुकेशन होगी, शिक्षा में होने वाली वित्तीय समस्याओं पर विचार, शिक्षा के प्रति जागरूकता आदि हो गया। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में, 1968 के बारे में। तो कोठारी आयोग की सिफारिशों के संबंध में लोकसभा में व्यापक चर्चा हुई। कालांतर में वर्ष 1968 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्रियान्वयन की केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो प्रमुख बातें थी वे क्या थी? 1968 की बात कर रहे हैं हम, कि सामान्य रूप से देश के सभी भागों में शिक्षा का समान ढांचा अपनाना लाभप्रद हो और जो 10+2+3 पर आधारित होगा। शिक्षा में निवेश को धीरे धीरे बढ़ाया जाना चाहिए। कमजोर वर्ग के छात्रों को पढ़ाई के लिए प्रेरित करने के लिए छात्रवृत्ति योजना बढ़ाई जाए। विद्यालय शिक्षा में विज्ञान, तकनीकी और व्यावसायिक शिक्षा को विशेष महत्व दिया जाए। 14 वर्ष की आयु तक अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा जो है वो दी जाए। विज्ञान तथा अनुसंधान की शिक्षा का सामान्यीकरण हो, इक्वलाइजेशन हो। पाठ्य पुस्तकों को अधिकतम उत्तम बनाना और सस्ती पुस्तकों का उत्पादन हो। राष्ट्रीय आय का 6% जो है वो शिक्षा पर व्यय होना चाहिए, ये भी आपने याद रखना है। ये इसकी रिकमेंडेशन थी, कुछ इनकी संस्तुतियाँ थी। बात करते हैं शिक्षा कार्यदल के बारे में, वर्किंग ग्रुप के बारे में। 1985 में इसके जो अध्यक्ष थे वो प्रोफेसर कुलदय स्वामी थे। इसका उद्देश्य व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना था। कृषि पाठ्यक्रम, व्यवसाय और वाणिज्य पाठ्यक्रम, इंजीनियरिंग तथा प्रौद्योगिक पाठ्यक्रम आदि के लिए सिफारिशें प्रस्तुत की थी। बात करते हैं नवीन शिक्षा नीति के बारे में, न्यू पॉलिसी ऑन एजुकेशन। 1986 के बारे में बात करते हैं। तो 1980 का जो दशक था भारत में राजनीति रूप से उथल पुथल का दौर रहा। सामाजिक, आर्थिक, वैज्ञानिक तथा तकनीकी क्षेत्र में भी देश को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। शिक्षा के पुनरीक्षण और पुनर्निर्धारण की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इस संदर्भ में शिक्षा की चुनौती, नीतिगत परिप्रेक्ष्य, चैलेंजेस इन एजुकेशन पॉलिसी पर्सपेक्टिव नाम से एक वस्तु स्थिति प्रवक्ता भारत सरकार द्वारा अपनाया गया। 1986 में ये नवीन शिक्षा नीति के रूप में परिणत हुआ, जिसकी प्रमुख विशेषताएं जो थी वो उनके बारे में बात करते हैं। तो बोला गया था कि किसी भी सदी की आवश्यकताओं के अनुरूप बच्चों में आवश्यक कौशलों तथा योग्यताओं का विकास करना चाहिए। एक गतिहीन समाज को ऐसा संवेदनशील समाज बनाना जो प्रतिबद्ध हो, विकासशील हो और परिवर्तनशील हो। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार ही सारे देश में शिक्षा का समान ढांचा लागू हो, जो 10+2+3 पर आधारित हो। इसके अलावा राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था में एक जैसी केंद्रीय पाठ्यक्रम पर बल दिया जाए।
प्रारंभिक शिक्षा को सर्वव्यापी बनाना है, शिक्षा का सामाजिक प्रसंग होना चाहिए और पाठ्यचर्या ऐसी बनाई जानी चाहिए जिससे विद्यार्थियों के मन में संविधान में दिए गए उत्तम सिद्धांतों को विद्यार्थी अपनाएं, अर्थात वे राष्ट्रीय विरासत में गौरव अनुभव करें, वे धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों के प्रति वचनबद्ध हो, वे देश की एकता और अखंडता के प्रति अनुरक्त हो, वे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिपत्ति एक नियम में कट्टर विश्वासी बन जाएं, ये इसमें कहा गया था। उसके बाद बात करते हैं आचार्य राममूर्ति कमेटी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आचार्य राममूर्ति कमेटी के बारे में बात करते हैं। 1990 में आई थी। वर्ष 1989 में केंद्र में संयुक्त मोर्चा सरकार ने सत्ता में आते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में संशोधन की कवायद शुरू की थी। इसके जो अध्यक्ष थे वो राममूर्ति थे। शिक्षा को सामाजिक, आर्थिक, क्षेत्रीय और लिंग भेद के कारण पैदा विषमताओं के व्यापक संदर्भ में देखा जाए ताकि समानता तथा सामाजिक न्याय की में संप्राप्ति हो सके। शिक्षा में मॉड्यूल और सेमेस्टर पद्धति अपनाई जाए, स्किल डेवलपमेंट पर जोर देने को कहा था आचार्य राममूर्ति कमेटी ने। उसके बाद बात करते हैं यशपाल कमेटी के बारे में। 1992 में यशपाल कमेटी आई थी। इसके अध्यक्ष जो थे वो यशपाल थे। वर्ष 1992 में शिक्षा प्रणाली में सुधार, प्राथमिक शिक्षा को अधिक सुरुचिपूर्ण तथा गुणवत्तापूर्ण बनाने, छात्रों की समझ में वृद्धि, पाठ्यक्रम को व्यवस्थित करना, उद्देश्य उबाऊ और गुणवत्ताहीन परीक्षा प्रणाली को इंटरेस्टिंग बनाना, शिक्षा को तकनीकी से जोड़ा जाए। उसके बाद बात करते हैं संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन की बात करते हैं। वर्ष 1991 में कांग्रेस के पुनः में सत्ता आने पर पिछली सरकार द्वारा शिक्षा नीति में किए गए परिवर्तनों का पुनरीक्षण किया गया। इसके अध्यक्ष जो थे वो श्री जनार्दन रेड्डी थे। प्रत्येक विद्यालय में कम से कम 3 शिक्षकों का प्रावधान जो था वो कहा गया था मॉडिफाइड नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन के बारे में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड और स्कूल कॉम्प्लेक्स जैसी योजनाओं को जारी रखा जाए। प्रौढ़ शिक्षा पर जोर और उसी के लिए जिला साक्षरता अभियान, डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मूवमेंट DLM की सिफारिश की गई थी। आपने देखना है DLM की फॉर्म जो थी वो डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी मूवमेंट थी। उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में। तो इसमें बोला गया कि NEP 2020 का जो लक्ष्य है भारत को एक वैश्विक विज्ञान शक्ति, ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर बनाना है। स्वतंत्रता के बाद ये भारत के शिक्षा ढांचे में तीसरा बड़ा सुधार है। पहले 2 शिक्षा नीतियां वर्ष 1967 और 1986 में लाई गई थी। इसकी जो मुख्य विशेषताएं थी वे प्री प्राइमरी स्कूलों में कक्षा 12वीं तक स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों को सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, 3 से 6 वर्ष के बीच सभी बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा सुनिश्चित करना, और नई पाठ्यचर्या और शैक्षणिक रचना, ये आपने याद रखना है। इसका जो पैटर्न था, संरचना थी, वे 5+3+3+4 है NEP 2020 की, आपने याद रखना है। और क्रमशः 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 वर्ष की आयु समूहों से सम्मिलित है। इसमें बोला गया है कि इसमें स्कूली बच्चों के 4 चरण शामिल हैं। मूलभूत चरण हो गया 5 वर्ष, प्रारंभिक चरण 3 वर्ष, मध्य चरण 3 वर्ष और माध्यमिक चरण जो है वो 4 वर्ष हो गया। कला तथा विज्ञान के बीच पाठ्यचर्या व पाठ्येतर गतिविधियों के बीच, व्यावसायिक और शैक्षणिक धाराओं के बीच कोई सख्त अलगाव नहीं। बहुभाषावाद और भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने पर जोर के बारे में कहा गया था। एक नए राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र परख जो है प्रदर्शन मूल्यांकन समीक्षा एवं समग्र विकास के लिए ज्ञान का विश्लेषण की स्थापना की गई थी। परख की स्थापना जो थी वो की गई थी NEP 2020 के तहत। वंचित क्षेत्रों और समूहों के लिए एक भिन्न लैंगिक समावेशन निधि और विशेष शिक्षा क्षेत्र जो था वो इसकी स्थापना की जाए NEP 2020 में कहा गया था। उसके बाद बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के पूर्व बनी शिक्षा समिति और आयोग के बारे में। कलकत्ता विश्वविद्यालय परिषद की जो स्थापना थी वो 1818 में हुई थी। चार्ल्स वुड समिति 1854 में हुई थी। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। बोर्ड डिस्पैच को 1854 में आया था। हंटर शिक्षा आयोग की जो स्थापना थी वो 1882 में की गई थी। भारत में महिला शिक्षा का विकास करना जो था इसका उद्देश्य था। सर थॉमस रेले आयोग के बारे में बात करते हैं। 1902 में आया था। इस आयोग की रिपोर्ट पर 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो था वो पारित किया गया था। सैंडलर आयोग जो था वो 1917 में आया था। स्कूली शिक्षा को 12 वर्ष करने का सुझाव दिया था। सर फिलिप हार्टोग समिति, हार्टोग कमेटी जो थी वो 1929 में आई थी। व्यवसायिक पर औद्योगिक शिक्षा पर जो था उसने जोर दिया था। सर जॉन सार्जेंट समिति की बात करते हैं। 1944 में आई थी। सर जॉन सार्जेंट समिति जो थी 1944 में आई थी। 6 से 11 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात कही गई थी। बात करते हैं भारत में स्वतंत्रता के बाद बनी शिक्षा
समितियाँ और आयोग के बारे में। तो डॉक्टर राधाकृष्णन आयोग, जिसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, 1948 में इसे अपॉइंट किया गया था और 1949 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की स्थापना जो थी वो इन्हीं के द्वारा की गई थी। 1953 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। 1956 में इसे एक संवैधानिक बॉडी जो था वो इसका इसे प्रदान की गई थी, जो संवैधानिक स्टैट्यूटरी बॉडी जो थी उसे मान्यता दी गई थी। उसके बाद बात करते हैं मुदाल्य शिक्षा आयोग के बारे में। इसे माध्यमिक शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। 1952 में अपॉइंट किया गया था। 1953 में इसने रिपोर्ट सबमिट की थी। डॉक्टर DS कोठारी के बारे में बात करते हैं। भारतीय शिक्षा आयोग, इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है। सामाजिक उत्तरदायित्व व नैतिक शिक्षा पर इन्होंने ध्यान देने को कहा था। 1964 में ये अपॉइंट किया गया था। 1966 में इसने जो थी वो अपनी रिपोर्ट जो थी वो सबमिट की थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर पुनर्विचार 1992 में एक सजग व मानवतावादी समाज के लिए शिक्षा के इस्तेमाल के बारे में कहा गया था। इसे आचार्य राममूर्ति समिति भी कहा जाता है। MB बुच समिति 1989 में आई थी। दूरस्थ शिक्षा माध्यम पर बनी पहली ये शिक्षा नीति थी। G राम रेड्डी समिति दूरस्थ शिक्षा पर केंद्रीय परामर्श समिति थी। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रोफेसर S पाल समिति की बात करते हैं, 1992 में आई थी और इसने बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना के बारे में कहा था। अब बात करते हैं रामलेख पारेख समिति के बारे में। 1993 में आई थी। B.Ed पत्राचार समिति के से संबंधित है। प्रोफेसर खेरगा लिंगदोह समिति जो थी 1994 में आई थी। पत्राचार B.Ed की अवधि जो थी वो 14 माह की गई थी। प्रोफेसर R टकवाली समिति जो थी 1995 में आई थी। सेवारत अध्यापकों हेतु द्वारा पत्राचार से B.Ed के बारे में इसने कहा था। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की बात करते हैं। 2005 में इसकी स्थापना हुई थी और ज्ञान आधारित समाज की संरचना व प्राथमिक स्तर से अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा को अनिवार्य करने की सिफारिश की गई थी। जस्टिस JS वर्मा समिति जो थी 2012 में आई थी। शिक्षकों की क्षमता की इस पर जांच के बारे में इसने कहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बारे में बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार करने के लिए प्रख्यात अंतरिक्ष वैज्ञानिक पद्म विभूषण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था और इसकी रिपोर्ट जो थी वो 31 मई 2019 को सबमिट की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का उद्घाटन था भारतीय राष्ट्रपति तत्कालीन रामनाथ कोविंद जी द्वारा 29 जुलाई 2020 को किया गया था। ये नीति छात्रों की नैतिकता, भावनाएं और नैतिक मूल्यों को विकसित करने और उनको रचनात्मकता को प्रोत्साहित करने के साथ साथ नौकरी पाने के लिए तैयार रखने की लक्ष्य रखती है। ये आपने याद रखना है। उसके बाद आपने याद रखना है NLM के बारे में। नेशनल लिटरेसी मिशन जो है इसकी फुल फॉर्म है। नेशनल लिटरेसी मिशन की इसकी फुल फॉर्म है और 1988 में जो था वो इस मिशन को लॉन्च जो था वो किया गया था NLM को। ये आपने याद रखना है। बात करते हैं NCERT के बारे में। तो NCERT की जो स्थापना थी वो कब हुई थी? वो 1961 में हुई थी। ये आपने याद रखना है। NCERT का जो हेडक्वार्टर है वे नई दिल्ली में है। 1 सितंबर 1961 को इसकी स्थापना हुई थी। ये भी आपने याद रखना है। NCT की फुल फॉर्म जो है नेशनल काउंसिल ऑफ फॉर टीचर एजुकेशन है। ये आपने याद रखना है। तो ये भी क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमने प्रीवियस वीडियोज़ में इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया था। अब जो हम डिस्कस करेंगे वे करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चन को शुरू करने से पहले आपने कुछ बातों का ध्यान देना है। तो जब आपको पता है आपको टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के 40 क्वेश्चन जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे, 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 40 मार्क्स के टोटल होंगे। तो जब भी आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के क्वेश्चन करने हैं तो आपने कुछ बातें हैं जिनका आपने ध्यान देना है। तो आपने सबसे पहले तो आपने हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपने क्वेश्चन को रीड करना है। 2 या 3 बार आपने जरूर रीड करना है। और जब भी आपने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है तो आपने इसका पॉजिटिव वे में ही रिस्पॉन्स देना है, पॉजिटिव वे में ही आंसर देना है। और खुद को, तीसरी बात है, खुद को आपने एज अ टीचर रख के आपने ये क्वेश्चन जो है वो अपने एग्ज़ाम में सॉल्व करने हैं। ये बात आपने ध्यान देनी है। बस क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है दोनों लैंग्वेज में, खुद को एज अ टीचर रख के और पॉजिटिव वे में ही, पॉजिटिव रिस्पॉन्स में ही आपने इसका देना है। और कई क्वेश्चन में आपको ऐसे ऑप्शन भी होंगे जहाँ पर जैसे ऑप्शन होंगे कि आप बच्चों को दंडित करेंगे, पनिश करेंगे, कक्षा से बाहर खड़े कर देंगे। तो ऐसा आपने, ऐसा ऑप्शन जो भी आएगा आपने उसको निगलेक्ट कर देना है। आपने ऐसा नहीं करना है कि बच्चों को आपने डांट दिया या कक्षा से बाहर कर दिया। आपने ऐसे ऑप्शन जो है वो कभी किसी भी क्वेश्चन का आंसर जो है वो नहीं होंगे। ये आपने याद रखना है। आपने बस खुद को एज अ टीचर रख के आपने
इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम इसका ज़्यादा हम डिस्कस भी नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन होते हैं वे आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन क्वेश्चन को याद कर लें और एग्ज़ाम में बस उनका आंसर दे दें। मैं आपको बार बार बोल रहा था, पहले भी हमने वीडियोज़ में जब क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कि इन क्वेश्चंस को हम सिर्फ प्रैक्टिस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हम याद करेंगे। बस आपने इसका आंसर जो है पॉजिटिव वे में देना है। जैसे हम 1 या 2 क्वेश्चन देख लेते हैं, हम इनको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही होंगे। अब आपने एग्ज़ाम में बस इनको आराम से करना है। जैसे क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन टीचिंग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शिक्षकों और छात्रों के बीच जो संबंध है वे शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि मैं इस क्वेश्चन को याद कर लूँ। अगर वहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड के ऊपर ही आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो वो आपने ऐसा नहीं है कि याद करके चल जाना है। टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जो क्वेश्चन है, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर है, अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग है, क्वेश्चन को समझने की क्षमता जो है आपकी अच्छी है, तो आप 40 में से 40 मार्क्स भी ला सकते हो। अब टीचिंग एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैंने कितनी बार बोला है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होते हैं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी वे इसमें अच्छा स्कोर कर जाएगा। तो बस आपने क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करना है, खुद को एज अ टीचर पॉजिटिव वे में ही इन क्वेश्चंस के जो है वो अपने आंसर देने हैं। इससे आपको एग्जाम में जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प मिलेगी। जैसे 1-2 क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बोला गया है कि किसी छात्र के प्रदर्शन का जो मूल्यांकन करने का जो सबसे अच्छा समय होता है वह कब होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। थ्रू आउट द इंस्ट्रक्शनल प्रोसेस, अनुदेशनात्मक प्रक्रिया के दौरान जो है वो छात्र के प्रदर्शन करने का मूल्यांकन जो है उनका मूल्यांकन करने का जो समय होता है वह सबसे अच्छा होता है। उसके बाद जैसे एक क्वेश्चन है, इसमें बोला गया कि एक शिक्षक जो अपनी छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है तो उसे क्या करना चाहिए। ए टीचर हु इज़ नॉट एबल टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट शुड, तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करना और उसमें सुधार करना जो है वो आपका एक शिक्षक करेगा। अगर वो अपने छात्रों का ध्यान आकर्षित करने में सक्षम नहीं है तो वे क्या करेगा, वे उसकी शिक्षण पद्धति का मूल्यांकन करेगा और उसमें सुधार करने की कोशिश करेगा। तो बस आपने टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड के जब भी क्वेश्चन करने हैं तो खुद को एज अ टीचर पॉजिटिव वे में और क्वेश्चन को 2 या 3 बार रीड करके ही आंसर देने हैं। ऐसा नहीं है, मैंने आपको बार बार बोल रहा हूँ, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ही क्वेश्चन होंगे। बस आपने क्वेश्चंस को ध्यान से समझना है। उसके बाद मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं, प्राकृतिक संख्याएं जो होती है वे कौन सी होती है। जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और कभी ख़त्म नहीं होते, इन्फिनिटी भी ख़त्म होते हैं, तो उन्हें नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। नेचुरल नंबर्स को हम काउंटिंग नंबर भी कहते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 1 से शुरू होती है और ख़त्म कभी भी नहीं होती है, इन्फिनिटी पे। और बात करते हैं उसके बाद होल नंबर्स के बारे में, जिन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाता है। तो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, तो जो संख्याएं 0 से स्टार्ट होती हैं, इन्फिनिटी भी खत्म होती हैं, तो वो आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। ऑल नेचुरल नंबर जो होते हैं टुगेदर विद 0, तो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वे आपके होल नंबर भी होते हैं, ये भी आपने याद रखना है। तो बस पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वे 0 से स्टार्ट होती हैं और इन्फिनिटी भी खत्म होती है, कभी खत्म नहीं होती हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है, सबसे छोटा होल नंबर जो है वो कौन सा है, वे आपका 0 है। तो 0 जो है वो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। उसके बाद बात करते हैं प्राइम नंबर्स के बारे में, ज़्यादा इसको हम थोड़ा क्विक ही डिस्कस करेंगे। तो प्राइम नंबर जो होते हैं, वाजिब संख्याएं जो होती हैं, बस आपने इतना याद रखना है, जो संख्याएं किसी के वो जो सिर्फ खुद के टेबल में, वो नंबर जो खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वे आपके प्राइम नंबर्स होते हैं, ये आपने याद रखना है। जो सिर्फ खुद के टेबल में और 1 के टेबल में आते हैं वो आपके प्राइम नंबर्स होते हैं। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो आपका 2 है। 2 जो है वो आपका सबसे छोटी अवाज्य संख्या है। और 2 को छोड़कर जितने भी प्राइम नंबर होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी, वे सभी ओड होंगे, सभी विषम होंगी, ये भी आपने याद रखना है। तो 1 जो है, इसके बारे में 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर होता है ना तो कॉम्पोजिट नंबर होता है। 1 जो होता है वो आपका यूनिक नंबर होता है। बात करते हैं कॉम्पोजिट नंबर के बारे में। कॉम्पोजिट नंबर कौन से होते हैं, तो जो नंबर है जिनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं वे आपके कॉम्पोजिट नंबर होते हैं। और 1 जो होता है, 1 जो होता है वे ना तो प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है। 1 जो है वो आपका यूनिक नंबर होता है। 4 के बारे में बात करते हैं। सबसे छोटा जो कॉम्पोजिट नंबर है वह आपका 4 है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं इवन नंबर्स के बारे में, सम संख्याओं के बारे में। तो सम संख्याएं कौन सी होती हैं, जो 2 से भाग हो जाती हैं, विच आर डिविजिबल बाय 2।
उन्हें इवन नंबर्स कहा जाता है, सम संख्या कहा जाता है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 जो है वो आपकी इवन नंबर्स हैं। उसके बाद बात करते हैं ऑड नंबर्स के बारे में। तो ऑड नंबर जो होते हैं, विषम संख्याएं जो होती हैं वे कौन सी होती हैं? तो जो संख्याएं जो 2 से भाग नहीं होती हैं उन्हें ऑड नंबर्स कहा जाता है। जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, ठीक है। 1 जो है वो सबसे छोटा ऑड नंबर है, ये आपने याद रखना है। प्राइम नंबर की बात करते हैं, 1 से 100 के बीच में 25 जो है वो प्राइम नंबर होते हैं। 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये आपने नोट कर लेना है। बात करते हैं टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी के बारे में। कौन सा नंबर किससे डिविजिबल होता है? तो 2 से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है, भाग हो जाता है, जब किसी भी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो अगर 2, 4, 6, 8 या 0 होगा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा, ये आपने याद रखना है। बात करते हैं 3 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो कौन सा नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल होते हैं? तो अगर किसी नंबर के डिजिट का सम, जैसे ये 243 है, 243 जो है मैं बोल रहा हूँ ये 3 से डिविजिबल है, तो इसका जो डिजिट का जो सम होगा, इनका जो डिजिट का जो सम होगा, अगर वो 3 से डिविजिबल है, जैसे 9 आ गया, 9 जो है वो 3 से डिविजिबल है, तो ये जो कंप्लीट नंबर होगा वो आपका 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद बात करते हैं 4 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो अगर किसी नंबर के लास्ट के 2 डिजिट जो हैं अगर वो डिविजिबल हैं 4 से, या फिर लास्ट के 2 डिजिट जो हैं वो आपके 0, 0 हैं, तो वो नंबर जो होगा वो आपका 4 से डिविजिबल होगा, ये आपने याद रखना है। 5 के बारे में बात करते हैं। कौन सा नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा? अगर किसी नंबर का लास्ट का डिजिट जो है वो 5 और 0 है, तो वो नंबर जो होगा वो 5 से भाग हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं 6 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 6 का जो डिविजिबिलिटी रूल होता है वो होता है, अगर कोई नंबर 2 और 3, 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। 7 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में बात करते हैं। अगर मान लो कोई नंबर है 357, तो इसका जो यूनिट प्लेस इकाई का जो अंक होगा उसका आपने पहले ट्वाइस कर देना है। ट्वाइस कर दिया तो इसका ट्वाइस जो होता है वो 14 होता है। उसको आपने रिमेनिंग नंबर, बचे हुए नंबर से अपने उस ट्वाइस किए हुए नंबर को आपने सब्ट्रैक्ट करना है। अगर सब्ट्रैक्ट करके माइनस करके जो नंबर अगर आपके पास आया वो 7 से डिविजिबल है, तो वो जो कंप्लीट नंबर होगा वो भी 7 से क्या होगा? डिविजिबल होगा। बात करते हैं 8 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है, अगर किसी नंबर के लास्ट के 3 डिजिट जो है वो अगर 8 से डिविजिबल हैं तो वो नंबर भी होगा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं 9 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो इसका भी 3 की तरह सेम है, सम ऑफ ऑल डिजिट। जो भी आपके पास नंबर दिया होगा अगर उसके डिजिट का जो सम है वो अगर 9 से डिविजिबल है तो वो नंबर जो होगा वो आपका 9 से डिविजिबल हो जाएगा। बात करते हैं 10 के डिविजिबिलिटी रूल के बारे में। तो 10 के डिविजिबिलिटी का रूल जो बोलता है कि किसी भी नंबर का अगर लास्ट का डिजिट जो है वो अगर 0 है तो वो जो नंबर होगा वो आपका 10 से डिविजिबल होगा। बात करते हैं प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू के बारे में। तो प्लेस वैल्यू क्या होती है? प्लेस वैल्यू जैसे मैंने बोल दिया 2, 8, 7, ठीक है। मैं बोलूँगा इसमें 8 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? तो आपको पता है ये 1 से 10 से किस प्लेस पे है? ये आपका 10 प्लेस पे है, तो इसको आपने 8 को अपने 10 से जो है वो आपने मल्टीप्लाई कर देना है। तो 8 की जो प्लेस वैल्यू होगी वो आपकी क्या होगी? 80 होगी, ये आपने याद रखना है। फेस वैल्यू की बात करते हैं। फेस वैल्यू जो है वो चेंज नहीं होती है। जैसे मैंने बोला 8 की फेस वैल्यू क्या होगी? तो 8 की जो फेस वैल्यू होगी वो आपकी 8 ही होगी। 7 की फेस वैल्यू क्या होगी? 7 ही होगी। 2 की फेस वैल्यू जो होगी वो आपकी 2 ही होगी, ये भी आपने याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं द ग्रेटेस्ट 8 डिजिट नंबर विद गिवन डिजिट। जैसे आपके पास अगर मान लो ये डिजिट दी है, ये डिजिट दी है, आपको बोला गया कि इस डिजिट का यूज़ करके, इन डिजिट का यूज़ करके आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर जो होगा वो आपने, जैसे मान लो ये 4, 9, 2 बन दिया है, ठीक है। ये आपके पास 5 ये दिया है, मानो एक 0 दी है, ये 5 डिजिट का यूज़ करके आपने सबसे बड़ा नंबर बनाना है। तो सबसे बड़ा नंबर जो है आप कैसे बनाओगे? सबसे पहले आपने सबसे बड़ी डिजिट लिख लेनी है, 9 है। 9 के बाद जो बड़ी डिजिट है वो 4 है, उसके बाद 2 है, उसके बाद 1 है, उसके बाद 0 है। तो इन डिजिट का यूज़ करके सबसे बड़ा नंबर बन गया 5 डिजिट का भी आपका 94210 बन गया। अगर मैं इन्हीं डिजिट का यूज़ करके बोलूँगा कि सबसे छोटा नंबर बनाना है, तो आपने क्या करना है? सबसे छोटा जो डिजिट है वो आपकी 0 है, लेकिन 0 आपने नहीं लेनी है, क्योंकि 0 जो अगर आपने पहले 0 अगर 0 का यूज़ आपने पहले कर दिया तो ये 4 डिजिट का नंबर बनेगा, ये आपने याद रखना है। तो आपने 0 से बड़ी जो डिजिट है वो ले लेनी है 1, उसके बाद आपने 0 का यूज़ करना है। उसके बाद जो है वो 0 से बड़ा 2, 0 से बड़ा आ गया 2 आ गया, उसके बाद 4 आ गया। तो ये 5 डिजिट का यूज़ करके जो सबसे छोटा नंबर बनेगा वो 10249 बनेगा, ये आपने याद रखना है। ये क्वेश्चन जो है वो भी आपसे एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं।
उसके बाद बात करते हैं सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन के बारे में। इनका अपने सम करना है। जब भी आपको ऐसे सम आ जाएंगे तो सबसे पहले पॉइंट में आपने क्या करना है, जैसे आपने देखना है कि पॉइंट के बाद किस नंबर में सबसे ज़्यादा डिजिट हैं, तो सबसे ज़्यादा जो डिजिट है पॉइंट के बाद वे आपके इसमें है 4.44 में, 5.04 में। कितने डिजिट हैं? 2 डिजिट हैं। तो आपने क्या करना है, बाकियों के भी पॉइंट के बाद उतने ही डिजिट बनाने हैं जितने हाईएस्ट नंबर में जो पॉइंट के बाद डिजिट होंगे। तो यहाँ पे 2 डिजिट हैं, यहाँ भी 2 डिजिट हैं, तो बाकियों में जो है वो 1 डिजिट है। यहाँ पे कोई भी डिजिट नहीं है, यहाँ भी कोई डिजिट नहीं है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, जैसे यहाँ भी पॉइंट के बाद मैं 2 डिजिट बनाऊँगा, 4.00 लिख दूंगा। उसके बाद 4.44 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद 5.04 आ गया। उसके बाद 55.5 आ गया, तो 55.5 आ गया। 2 बनाने के लिए एक 0 लगा दूंगा। उसके बाद 555.00 लगा दूंगा और इसको लास्ट में ऐड कर दूंगा और आपका जो आंसर होगा वही आपका आंसर आ जाएगा। बस आपने बस इतना करना है। उसके बाद बात करते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 25 + 3/100 + 4/1000 दिया है, ये किसके इक्वल होगा। तो ये क्वेश्चन कैसे करने हैं, जैसे जब भी आपको डिनोमिनेटर में क्या होगा, 10 होगा या 10 की कोई पावर होगी, तो आपने उसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। जैसे 25 के नीचे कुछ भी नहीं है, मतलब ये 25 एज इट इज़ आएगा। जिसके नीचे कुछ भी नहीं हो, मतलब उसके नीचे क्या है, 20 है, उसके नीचे मतलब 1 है। अब 3/100 है, 3/100 है, तो इसको मैं कन्वर्ट करने के लिए इसके मैं एलसीएम नहीं लूँगा। एलसीएम लेके वैसे आंसर तो सेम आ जाएगा, लेकिन इसमें जो होता है, जब भी आपका डिनोमिनेटर में जो दिया होगा, अगर आपने डिनोमिनेटर में जो है वो आपके पास अगर कोई 10 है या 10 की कोई पावर है, तो वहाँ पर आपने एलसीएम लेने नहीं बैठ जाना है। इससे जो है वो आपका टाइम ज़्यादा लग जाएगा। आपने बस इसको क्या कर लेना है, इसको अपने डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है। तो 3/100 है, यहाँ पे कितनी ज़ीरो हैं, तो जितनी ज़ीरो होती हैं उतने ही डिजिट के बाद पॉइंट लग जाता है। 3/100 है तो 2 ज़ीरो है, तो पॉइंट कितने डिजिट के बाद लग जाएगा आपका, 2 डिजिट के बाद लग जाएगा 0.03। तो पॉइंट यहाँ पीछे से देखते हैं 1 1 2, तो पॉइंट 2 डिजिट के बाद आ गया। अगला है 4/1000, तो कितनी ज़ीरो है, 3 ज़ीरो है, तो पॉइंट जो है वो कितने डिजिट के बाद लग जाएगा, 3 डिजिट के बाद लग जाएगा, 0.004 आ जाएगा। उसके बाद आपने इन तीनों को ऐड कर देना है। सिंपल है। सबसे पहले आपने देखना है किस डिजिट में, किस नंबर में पॉइंट के बाद सबसे ज़्यादा डिजिट है। 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 भी नहीं है। तो बाकियों के भी आपने सबसे जो हाईएस्ट होंगे उसके इक्वल ही बनाने हैं। तो जैसे 25.000 आ गया, फिर 0.030 आ गया, उसका 0.004 आ जाएगा, आपका ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन आ जाएगा। बस आपने इतनी सी बातें आपने जो है वो आपने ध्यान देनी है। उसके बाद एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर आपका फ्रैक्शन में आ जाए तो एलसीएम, अगर आपको एलसीएम निकालने के लिए बोल दिया है, जैसे 2/7 है और 5/8 है, बोला गया है कि इनका एलसीएम निकालो, तो आपने क्या करना है, जो जैसे बोला है एलसीएम फाइंड करना है। तो एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन कैसे करेंगे, आपने क्या करना है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर जो होते हैं ऊपर वाले होते हैं, 2 और 5 जो है न्यूमरेटर हैं, 7 और 8 जो है वो डिनोमिनेटर हैं। तो एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर में क्या करोगे आप, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन में, तो एलसीएम लेंगे आप 2 और 5 का, न्यूमरेटर का आप एलसीएम लेंगे अपॉन में एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। तो एचसीएफ जो है वो 7 और 8 का एचसीएफ लोगे, और 2 और 5 का जो होंगे वो आप एलसीएम लेंगे न्यूमरेटर का। उसी तरह एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन की बात करते हैं। अगर आपको बोला गया कि इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालो, जैसे 5/8 हो गया, अगर 9/7 हो गया, बोला है कि इनका एचसीएफ निकालो, तो एचसीएफ कैसे करेंगे, जो चीज़ फाइंड करनी है वो ऊपर वाले का वो एचसीएफ फाइंड कर देंगे। जैसे 5 और 9 का आप एचसीएफ फाइंड कर दोगे, अपॉन में एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर कर दोगे 8 और 7 का, ठीक है। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम की बात करते हैं। तो एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो होता है आपका प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के इक्वल होता है, ये भी आपने याद रखना है। एचसीएफ इंटू एलसीएम जो होता है वो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, कोई 2 नंबर है, मान लो एक्स और वाई हैं, 2 नंबर है, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई हो जाता है, वो किसके इक्वल होगा, वो इन दोनों नंबर के एचसीएफ, और इन दोनों को जो एचसीएफ होगा और इन दोनों को जो एलसीएम होगा वो उसके इक्वल होगा। ये आपने बात जो है वो आपने याद रखनी है। रीजनिंग की बात करते हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन जो थे हमने वो डिस्कस नहीं किए थे ज़्यादा, हमने उसको इस ज़्यादा जो रीजनिंग आती है वो आपकी वैसे इजी ही होती है। आपने कुछ रीजनिंग की बातें जो हैं वो ध्यान देनी है। जब भी आपको रीजनिंग का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपने सबसे पहले उन क्वेश्चंस में आपने ऑप्शंस को फिट करना है। क्या करना है, ऑप्शंस को चेक करना है। जैसे कोई क्वेश्चन आ जाएगा, एज से रिलेटेड आ जाएगा कि इसकी मान लो कि किसी लड़की की पिता की जो आयु है वो उसकी लड़की की आयु से 3 गुना ज़्यादा है। तो सबसे पहले आपने उनमें जो ध्यान देना है रीजनिंग के क्वेश्चंस में, आपने बस
ऑप्शंस को, जो आपको ऑप्शंस दिए होंगे बस ऑप्शंस को चेक करना है। जैसे ऑप्शन ए को आपने पहले क्वेश्चन में जैसे फिट कर लेना है, चेक कर लेना है। अगर कोई इक्वल आ जाए तो वो ही उसका ऑप्शन ऑप्शन जो होगा वो उस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो बस अपने ऑप्शंस को बस ध्यान से करना है। बाकी आपकी जो रीजनिंग होगी वो आपकी इतनी टफ भी नहीं होगी। बस आपने थोड़ा अपना जो है वो अपने ऑप्शंस को जो है वो अपने उस क्वेश्चन में फिट करने की कोशिश करनी है। आपकी रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे वो आराम से आपके हो जाएंगे। तो रीजनिंग को आपने ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है कि हम रीजनिंग कैसे करें। वैसे भी मेरे पास रिसोर्सेज की कमी है कि ताकि मैं आपको जैसे रीजनिंग अच्छी तरह समझा सकूं, जिसकी वजह से मैंने जैसे ज़्यादा रीजनिंग की क्लासेस जो हैं नहीं ली थी, जिस कारण रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैथ्स की भी जो मुझे लगता है वो मैंने आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक जो थे वो प्रीवियस वीडियोज़ में भी बता दिए थे। और लेकिन रिसोर्सेज की कमी है, संसाधनों की कमी है मेरे पास कि मैं मैथ कैसे पढ़ाऊँ आपको, या फिर रीजनिंग कैसे पढ़ाऊँ, जैसे मोबाइल से ही कैसे पढ़ा सकता हूँ। तो उन रिसोर्सेज की कमी की वजह से जो है वो मैंने आपकी क्लासेस जो थी वो रीजनिंग और मैथ की ज़्यादा नहीं ली थी, 1-2 ली थी जो हमने उसमें मेनली हमने क्विक डिस्कस ही किया था कि कौन से नंबर हैं, टाइप्स ऑफ नंबर वगैरह हो गए। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ कि रिसोर्सेज की कमी की वजह से मैंने रीजनिंग और मैथ्स की जो क्लासेस थी वो नहीं ली थी। और रीजनिंग में आपने एक बात और याद देनी है, जैसे मैथ में आ जाता है बी बोर्ड मास करके, इसको मैं आपको अभी समझा देता हूँ, 1 मिनट। ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछ लेंगे। तो बी बोर्ड मास का आपने ध्यान देना है। वी से जो होता है वो आपका विनकुलम और बार ब्रैकेट होता है, ये आपने याद रखना है। वी से ब्रैकेट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट, करली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट हो गया। ऑफ का मतलब होता है इनटू, डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन और ए का मतलब एडिशन और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, ये आपने याद रखना है। तो जब भी जैसे मान लो 24 डिवाइडेड बाई 3 है इंटू 8 है माइनस का 1 है, ठीक है, ये क्वेश्चन दिया है 24 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई 8 माइनस 1। तो सबसे पहले आपने याद रखना है वी बोर्ड मास का जो आपने इसका पैटर्न है वो आपने याद रखना है। तो जो चीज़ पहले आ रही होगी वो आपने पहले सॉल्व करनी है। जैसे यहाँ पे डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है और एडिशन है, सिर्फ 3 ही हमारे पास सिंबल है। तो बोर्ड मास में पहले डिवीजन होता है कि मल्टीप्लिकेशन होता है कि सब्ट्रैक्शन होती है। तो बोर्ड मास में पहले डिवीजन होती है, तो पहले हम डिवाइड करेंगे 24 को 3 से, तो 3 8 24 आ गया, इंटू 8 माइनस 1 आ गया, ठीक है। डिवाइड तो हमने खत्म कर दिया। अब मल्टीप्लिकेशन पहले आती है कि सब्ट्रैक्शन आती है, तो मल्टीप्लिकेशन पहले आती है तो पहले हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 8 8 64 हो गया, उसके बाद माइनस का 1 और आंसर जो आ जाएगा वो आपका 63 आ जाएगा। तो बस आपने बोर्ड मास का ये बात आपने याद रखनी है। ब्रैकेट्स के केस में अलग होता है। जैसे किसी क्वेश्चन में आपको आ सकती है ब्रैकेट्स होंगी, तो सबसे पहले आपने जो स्मॉल ब्रैकेट होती है उसको सॉल्व करना है, उसके बाद करली ब्रैकेट को, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट को जो है वो आपने सॉल्व करना है। और उसका मतलब जो होता है इनटू होता है, ये भी आपने याद रखना है। विनकुलम जो है, जैसे ये क्वेश्चन दिया है 4 इंटू 3 माइनस 2 दिया है, क्या दिया है 4, ये बार लगा है, 3 माइनस 2 के ऊपर जो लगा है वो बार लगा है, तो आपने पहले इसको सॉल्व कर लेना है। चाहे बार के नीचे अगर आपके मल्टीप्लिकेशन है, प्लस है, माइनस है, डिवीजन है, बस आपने उसको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ पे जो है 4 इंटू 3 माइनस 2, उसके ऊपर बार लगा है तो माइनस है, 3 माइनस से 2 हो गया, कितना बचा, ये आपका 1 बचा, तो 4 1 जा 4, तो 4 जो होगा वो आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये भी आपने इस बात का भी ध्यान देना है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर के जो क्वेश्चन है वे आपसे 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें जो होते हैं वो 15 क्वेश्चन जो होते हैं वे आपके ग्रामर के ऊपर बेस होते हैं, इंग्लिश ग्रामर के ऊपर बेस होते हैं। 5 क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा और उसमें नीचे क्वेश्चन दिए होंगे। आपने उस पैराग्राफ को पढ़ के उन क्वेश्चंस के जो है वो आंसर देने हैं। 5 क्वेश्चन जो है वो आपको वो पूछे जाएंगे। वो 5 क्वेश्चन जो है अपने पैराग्राफ को 2 या 3 बार रीड करना है आराम से, और उनको पढ़कर और उस पैराग्राफ को पढ़कर आपने उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर है वे आपने देने हैं। जैसे बात कर लेते हैं एंटोनिम्स के बारे में बात करते हैं। एंटोनिम्स का मतलब होता है यह होता है आपका ऑपोजिट बताना है आपने। सिनोनिम का मतलब होता है कि आपको कोई वर्ड दिया होगा उसका आपने जो सेम जो होगा, उस वर्ड का जो सेम होगा, सेम मीनिंग जो होगा वो आपने बताना है एंटोनिम और सिनोनिम में। उसके बाद कुछ बात कर लेते हैं जैसे नाउन के बारे में। तो नाउन क्या होती है? नाउन इज़ अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट आइडेंटिफाइज अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और एन आइडिया। तो बात कर लेते हैं नाउन्स के बारे में। जैसे टाइप्स ऑफ नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन कौन सी होती है? प्रॉपर नाउन जो होती है वो रेफर करती है स्पेसिफिक और संबंध, पार्टिकुलर प्लेस, पर्सन और थिंग, ठीक है।
वो आपकी प्रॉपर नाउन होगी, संज्ञा इसे हिंदी में कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन कौन सी होती है? इट इज़ अ नाउन दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सनस और थिंग्स दैट स्पोकन ऑफ एज अ होल। तो वो जो कलेक्टिव नाउन होती है वे आपकी रेफर करती है ग्रुप ऑफ पर्सन और थिंग्स, ठीक है। उसके बाद कॉमन नाउन की बात करते हैं, तो कॉमन नाउन होती है दीज आर द वर्ड्स यूज्ड टू डिनोट सेम क्लास और सेम ग्रुप ऑफ एंटिटीज, नॉट एन इंडिविजुअल। जैसे बॉयज़ आर हार्ड वर्किंग, लॉयंस विल नेवर ईट ग्रास। उसके बाद बात करते हैं मटेरियल नाउन के बारे में, तो इट रेफर्स टू अ मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज जैसे सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉटन, डायमंड, प्लास्टिक जो है वो आपकी मटेरियल नाउन है। एग्जांपल जैसे दिस रिंग इज़ मेड ऑफ सिल्वर, गोल्ड इज़ कॉस्टली मेटल। उसके बाद बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में, तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है वो कौन सी होती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होती है नाउन दैट इज़ यूज्ड फॉर द एक्शन, स्टेट, क्वालिटी, इट रेफर्स टू दैट कैन नॉट बी फिजिकल हेल्ड। जैसे हंगर मेड द फार्मर वेरी, यूथ इज़ द फ्यूचर ऑफ कंट्री, ये आपने याद रखना है। नाउन नंबर के बारे में बात करते हैं, नंबर टेल अस अबाउट द फैक्ट इफ़ द नाउन इज़ जस्ट वन और मोर देन वन। जैसे सिंगुलर होता है, इट इज़ द नाउन इज़ जस्ट वन इन नंबर, इट इज़ सिंगुलर, जैसे काउ, बॉय, प्लेस। प्लूरल की बात करते हैं, इफ़ द नाउन इज़ मोर देन वन इट इज़ प्लूरल, जैसे काउज, बॉयज़, प्लेसेस, ये आपने याद रखना है। रेडियोज़ हो गया, ठीक है। काउंटेबल कौन से होते हैं? नाउन्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स, तो उन्हें काउंटेबल कहा जाता है। अनकाउंटेबल नाउन्स दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज नंबर, जैसे मच, वाटर, सम, मनी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं नाउन्स जेंडर फॉलोइंग एज द, जैसे टाइप्स ऑफ जेंडर, मैस्कुलिन जेंडर जो होते हैं वो डिनोट्स करते हैं मेल को, जैसे बॉय, हॉर्स, फादर। फेमिनाइन जो जेंडर होते हैं वे डिनोट्स करते हैं फीमेल, गर्ल, जैसे मदर हो गया। कॉमन जेंडर डिनोट्स आइदर मेल और फीमेल, जैसे डॉक्टर, टीचर, चाइल्ड हो गया। न्यूट्रल जेंडर हो गया, डिनोट्स न्यूट्रल थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स, जैसे पेन, टेबल, ग्रास होगी, ये आपकी न्यूट्रल जेंडर हो गया। उसके बाद प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन जो होते हैं प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट रिप्लेसेस अ नाउन इन अ सेंटेंस, दे एलिमिनेट द नीड फॉर रेपिटेशन, इट रेफर्स टू द फॉलोइंग, जैसे आई, ही, शी, दैट, वियर, आवर्स, एट्सेट्रा। तो जैसे एग्जांपल है आई टू कॉफ़ी, वी लव टू स्विम, दिस इज़ माई पेन। जो प्रोनाउन के जो काइंड्स होते हैं वो कौन से होते हैं? प्रोनाउन को हिंदी में सर्वनाम कहा जाता है, जैसे पर्सनल प्रोनाउन हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन हो गया, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन हो गया, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो गया। ये आपके प्रोनाउन के टाइप्स हैं, ये भी आपने याद रखना है। आर्टिकल के बारे में बात कर लेते हैं। आर्टिकल जो होते हैं, आर्टिकल्स आर द वर्ड्स दैट डिफाइन अ नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। तो आर्टिकल जो होते हैं वो वर्ड्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि ए नाउन एज स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक बारे में। जैसे टाइप्स ऑफ आर्टिकल की बात करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल जो होता है वो दा होता है, इनडेफिनेट ए और एन होते हैं। डेफिनेट आर्टिकल जो होता है दा इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, इट लिमिट्स द मीनिंग ऑफ अ नाउन टू अ पर्टिकुलर थिंग और अ स्पेसिफिक नाउन, जैसे प्लीज़ गिव मी द हैमर, ही इज़ द बॉय हु वॉन द मैच। तो ये अपने याद रखना है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन होते हैं, ए एंड एन आर नोन एज इंडेफिनेट आर्टिकल्स बिकॉज बोथ आर यूज्ड टू पॉइंट विद द विच द नाउन्स आर नॉट स्पेसिफिक, जैसे ए मैन हो गया, एन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, एन एग हो गया। ये अपने याद रखना है। दा का यूज़ कहाँ होता है? दा का जो यूज़ होता है वे पर्टिकुलर और स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग के लिए होता है। द जो का यूज़ होता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के पहले होता है, आर्म्ड फोर्सेस के पहले होता है, एम्पायर्स के पहले होता है, वॉर्स के पहले होता है, ये भी आपने याद रखना है। नेम ऑफ डायरेक्शन के पहले होता है, ये भी आपने याद रखना है। नदियों के नाम से पहले, समुद्र, ओशंस, डेजर्ट के नाम के पहले, माउंटेन रेंजेस के पहले होता है, ये भी आपने याद रखना है। ए का जो यूज़ होता है वे बिगिनिंग विद द कॉन्सोनेंट के होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ जो है वो आपके वोवल्स हैं। तो जहाँ पे कॉन्सोनेंट से कोई वर्ड स्टार्ट होगा उससे पहले जो है वो आपका ए का यूज़ होता है। अगर वोवल से कॉन्सोनेंट की आवाज़ आ रही है वहाँ भी ए का यूज़ होगा। एन का यूज़ जो होता है वो कहाँ होता है? जहाँ पे वोवल से स्टार्ट होता है, जैसे ए, ई, आई, ओ, यू हो गया, जैसे एन एप्पल, एन एग, एन अम्ब्रेला हो गया, ठीक है। ये आपने याद रखना है। जो ओमिशंस ऑफ आर्टिकल होते हैं, तो वी शुड नॉट यूज़ द बिफोर प्रॉपर नाउन्स। तो प्रॉपर नाउन के पहले जो है वो आपका आर्टिकल का यूज़ जो है वो नहीं होता है, जैसे कोलकाता, रश्मि, संडे एट्सेट्रा हो गया, ठीक है।
तो वी डिड नॉट यूज़ द बिफोर सब्जेक्ट्स एंड द आर्ट्स, तो सब्जेक्ट और आर्ट्स से पहले भी हम यूज़ नहीं करते, जैसे आई डोंट लाइक डांसिंग, आई एम रीडिंग बुक ऑफ हिंदी। तो ये अपने कुछ बातें हैं जो आपने याद रखनी है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आज हमने फुल मैराथन के तहत एचपीयू बीएड एंट्रांस 2026 के एग्ज़ाम के लिए सभी सेक्शन को एक ही वीडियो में जो है वो इस वीडियो में हमने सभी सिलेबस को, ऑल सिलेबस को हमने इस वीडियो में डिस्कस किया, जो कि मेनली आपको कल होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको काफ़ी हेल्प जो है वो इससे एग्ज़ाम में मिलेगी। और आपने एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ कि आपने फुल मैराथन के साथ साथ जो वन शॉट वीडियोज़ हैं, सेपरेट वीडियोज़ हैं, वन शॉट वीडियोज़, वो आपने ज़रूर देख लेनी है। उससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी और आपका जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ऑल द बेस्ट सभी एस्पिरेंट्स के लिए, एचपीयू बीएड एंट्रांस के लिए। बाकी बिल्कुल आपने स्ट्रेस फ्री होकर जो है वो एग्ज़ाम देना है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।